हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है क्लास 11th का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करी जाए बेटा, तो दिस इज़ द ओनली चैप्टर दैट एक्चुअली लेज द फाउंडेशन ऑफ एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं चाहती और अगर मैं चाहती हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई सवाल मुझसे गलत ना हो, उसके बेसिक्स मुझे समझ आए एंड आई स्टार्ट लविंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन हैज़ टू बी वेरी मच गुड विद द केमिकल बॉन्डिंग, राइट। हम केमिकल बॉन्डिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले ही बता रही हूँ चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो है समझना है। तो आइए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम लोग, जैसे मैंने बोला, हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा यहाँ, और वो चीज़ है, वो मतलब है केमिकल बॉन्ड। इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड। देखिए, अगर बॉन्ड की बात करी जाए तो बॉन्ड इज लाइक अ रिलेशनशिप, राइट, अ बॉन्डिंग, राइट। तो केमिकल बॉन्ड भी बेसिकली एक तरीके का बॉन्डिंग ही होता है। केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं होता, एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी दो एटम्स के बीच में या फिर आयंस के बीच में या फिर मैं बोलूँ दो स्पीशीज के बीच में इन जनरल जो है एग्जिस्ट कर सकता है। तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट कैन एक्सर्ट बिटवीन द टू स्पीशीज, राइट। तो हम सारे तरीके के केमिकल बॉन्ड जितने भी होते हैं इस चैप्टर में जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमें ये एक बेसिक सी चीज़ समझ आ गई कि केमिकल बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज दैट एक्चुअली बेसिकली लीड्स टू द टुगेदरनेस या बोले या फिर स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। तो अगर मैं जैसे स्पीशीज कैटायन और एनायन ले लेती हूँ, तो मैं बेसिक सी बात कर रही हूँ, कैटायन और एनायन स्पीशीज लेती हूँ, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही इनके बीच का आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, है ना। अगर मैं सपोज नॉन पोलर मतलब मॉलिक्यूल्स ले लेती हूँ, वो पोलर नहीं है, उनके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बीच में कोई ना कोई दूसरे के प्रति एक अफेक्शन रहेगा, एक एफिनिटी रहेगी। वो एफिनिटी बहुत कम भी हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो स्पीशीज हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को मैंने नाम दिया केमिकल बॉन्ड। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो दो स्पीशीज कौन से हैं, ठीक है, हमारा उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दो के नेचर पे डिपेंड करेगा। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बात तो पक्की है कि दोनों मॉलिक्यूल्स को स्टेबल जरूर करेगा या दोनों स्पीशीज को स्टेबल करने में काम आएगा, ठीक है। अब द पॉइंट इज, हम लोग कितने तरीके के केमिकल बॉन्ड स्टडी करेंगे। हम बहुत सारे तरीके के केमिकल बॉन्ड स्टडी करेंगे। हम लोग स्टडी करेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। हम लोग स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, कुछ और डिफरेंट तरीके के बॉन्ड्स भी होंगे, बैक बॉन्ड्स भी हम लोग स्टडी करेंगे। हम इन सारे बॉन्ड्स के साथ साथ थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग भी डिस्कस करेंगे कि जो बॉन्डिंग हो रही है उनके पीछे का रीज़न क्या है, थ्योरी क्या है बॉन्डिंग की, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जो है एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना चैप्टर जो है शुरुआत करते हैं, और इस चैप्टर की शुरुआत होगी बेटा आयनिक बॉन्ड से। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट आयोनिक बॉन्ड, राइट। तो जैसे बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड जो है, स्पेशली आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन केटायन एंड एनायन। केटायन एंड एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, उसी का नाम हम लोगों ने जो है आयनिक बॉन्ड दिया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एक केटायन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होता है, वो एनायन के कांटेक्ट में आना चाहता है। तो केटायन और एनायन जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ये बात आपको समझ आ रही है। अब
सबसे पहली चीज ये है कि कैटायन और एनायन आपस में अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो अट्रैक्ट करके उन्हें क्या मिला, अट्रैक्ट करने से क्या फायदा हुआ? अट्रैक्ट करने से फायदा ये हुआ कि मॉलिक्यूल जो है हमारा स्टेबिलिटी की तरफ चला गया, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा हमेशा आप जैसे जैसे बचपन में आप जब आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ते थे लोअर स्टैंडर्ड्स में 8, 9, 10th में, तो आप एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलते थे कि आयनिक बॉन्ड जो होता है एक तरीके से जैसे NaCl का फॉर्मेशन है, Na+ और Cl- आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आप उसको कैसे स्टडी करते थे कि सोडियम जो होता है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में उसके एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है। हालांकि जब हम लोअर क्लासेस में होते थे तब हम 1s 2s वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते थे, हम नॉर्मल 2 8 8 वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, बट अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन पता कैसे लिखनी है। तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 3s1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। और हम लोग ये बोलते थे कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, मैं एकदम बेसिक वाली चीज बता रही हूँ जो आप लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल एवरी स्पीशीज wants to attain its nearest noble gas configuration, वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हर स्पीशीज जो है अटेन करना चाहती है, इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते थे, है ना। तो जैसे अगर इस केस में हम देखें, अगर लेट्स से सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसके ये जो इनर वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, किसकी कॉरस्पॉन्डिंगली, नियॉन के कॉरस्पॉन्डिंगली। तो सोडियम जो है अपना इस वैलेंस जो ये इलेक्ट्रॉन है ये उसके पास एक्स्ट्रा है, ये इसे रिमूव कर सकता है ना। वहीं पे अगर Cl की बात करें, Cl wants to gain 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से 2p6 3s2 3p5, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नियर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो हम बचपन में जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे तो हम ऐसा कुछ कर देते थे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के वैलेंस शेल में देखा जाए 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस Cl को जो है दे देता है ना। तो सोडियम बन जाता है Na+ और Cl इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, बन जाता है Cl-। तो यहां पर बेसिकली एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली ट्रांसफर होता है किसी एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज की तरफ, और एक कैटायन और एक एनायन जनरेट होता है। अब ये जो कैटायन है और ये जो एनायन है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव मतलब ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी का नाम क्या है बेटा? आयनिक बॉन्ड, है ना। तो हम लोअर क्लासेस में आयनिक बॉन्ड इस डेफिनेशन के थ्रू जो है समझते थे। यहां तक बात क्लियर हो रही है हमें, ठीक है। अब हम अपनी जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा और वर्सेटाइल करेंगे। हम आयनिक कंपाउंड्स की, ये डेफिनेशन गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसके डिटेल में घुसेंगे और इसको और वर्सेटाइल जो है एनर्जी की टर्म्स में और सारी चीजें समझेंगे, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल क्या बनता है? स्टेबल बनता है, स्टेबिलिटी आती है मॉलिक्यूल के अंदर। Na+ के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है अगर वो Cl- के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, और Cl- के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि वो Na+ के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी का केमिस्ट्री में मतलब होता है बेटा लो एनर्जी, ये हम लोग सब जानते हैं। तो इसका मतलब NaCl जब बना तो NaCl स्टेबल हुआ, बनने के बाद वो स्टेबल हुआ। स्टेबल हुआ का मतलब उसने अपनी एनर्जी क्या कर ली? कम कर ली। तो मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ सोडियम एंड क्लोरीन वर एट हायर एनर्जीज एंड व्हेन दे फॉर्म्ड NaCl दे एक्चुअली लोअर डाउन देयर एनर्जी। तो हायर एनर्जी से जब कोई स्पीशीज लोअर एनर्जी पे जाएगी तो ऑफ कोर्स एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा उसे, है ना। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी क्या है? इस एनर्जी को ही एक्चुअली मुझे इस पूरे टॉपिक में जो है डिटेल में समझना। आप समझ गए बात कि हमें एक्चुअली में किस चीज पे फोकस करना और हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बोला आयनिक कंपाउंड में हमें उस एनर्जी के बारे में स्टडी करना है जो एनर्जी रिलीज हुई
जब मेरा कंपाउंड, जो भी आयनिक कंपाउंड बना वो स्टेबल बना, स्टेबल हुआ, ठीक है। तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बेटा लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है पहले लिख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लैटिस एनर्जी क्या होती है? इट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of isolated gaseous cation comes in contact with one mole of, या फिर 1 मोल ना लिखे, सिंपल लिखे आइसोलेटेड गैसियस cation comes in contact with isolated gaseous anion to form a stable compound, to form a stable ionic compound basically. तो दैट इज व्हाट इज लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब इसको और डिटेल में आपको समझा रही हूँ। आप लोग बचपन में ऐसे ही पढ़े हो, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, Na+ और Cl वो बनाया, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करा, Cl ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl- बनाया, और Na+ और Cl- के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर गया एंड आयनिक बॉन्ड जो है फॉर्म हो गया, है ना। लेकिन मैं इतनी सिंपल तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं देखूंगी, मैं एनर्जी कंसीडरेशन के हिसाब से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन देखूंगी, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, देखो एक सोडियम मेटल होगा आपका सॉलिड स्टेट में, वो एक्चुअली में रिएक्ट करा होगा क्लोरीन गैस के साथ। अगर मैं वैसे देखूंगी, सोडियम हमेशा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन Cl2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जाके उन्होंने आपस में मिलके NaCl इन सॉलिड स्टेट बनाया होगा और इसका हाफ Cl जो है वो यूज हुआ होगा, है ना। तो ये टेक्निकली रिएक्शन ये है, ये मेरी नेट रिएक्शन है। हालांकि ये ऐसी नहीं हुई होगी जैसे मैंने लिखी, इतनी आसानी से तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अब इस रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप्स में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले सोडियम को अगर मैं सब्लिमेशन एनर्जी दूं, सब्लिमेशन एनर्जी, तो मैं लिखा इसे +S, प्लस मतलब मैंने एनर्जी दी, ठीक है। तो ये सोडियम इन गैसियस स्टेट बन जाएगा। और आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन हम लोग पिछले क्लास चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि वो होता है एनर्जी विच आई हैव टू प्रोवाइड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ आइसोलेटेड गैसियस कैटायन। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी दूं तो ये बनेगा आइसोलेटेड गैसियस कैटायन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनेगा। तो Na+ इन गैसियस स्टेट तब बना जब सोडियम, जो एलिमेंटल स्टेट का सोडियम होता है, सॉलिड स्टेट का जो सोडियम होता है, उसमें आपने सब्लिमेशन एनर्जी दी और आयनाइजेशन एनर्जी दी, है ना। वहीं पे क्लोरीन आपको कितना चाहिए बेटा, एक ही Cl चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, Cl2 है जो कि एक मॉलिक्यूल है, उसको, उसके बॉन्ड को तोड़ा बाय गिविंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और क्योंकि आपके पास Cl कितने हैं, बेसिकली देखा जाए तो ½ मोल है, तो आपने ½ मोल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया, तो आपका जो Cl2 के बीच का बॉन्ड है वो टूटा। अब जरा सोचिए एक बार, ये मैं क्या बोल रही हूँ, Cl2 इस तरीके से है, इसके बॉन्ड को जब मैं तोड़ूंगी तो मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दूंगी तो मुझे 2 Cl एटम्स मिल जाएंगे गैसियस स्टेट में, बट टेक्निकली आई जस्ट नीड ओनली 1 Cl। तो इसलिए मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हाफ कर दिया, मतलब ½ मोल के लिए डिफाइन किया, ताकि मुझे 1 Cl एटम इन गैसियस स्टेट मिल जाए। तो यहां से जो मुझे मिलेगा वो होगा 1 Cl एटम इन गैसियस स्टेट, राइट। बट इसने, इसका इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया बाय गिविंग आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ दैट इलेक्ट्रॉन हैज टू बी गेन्ड बाय द Cl, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखा जाए तो Cl को जब मैं इलेक्ट्रॉन दूंगी, Cl जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी जो भी रिलीज है उसे मैं नेगेटिव से लिखूंगी। एनर्जी जो मुझे देनी पड़ रही है दैट आई हैव टू राइट विद पॉजिटिव। तो ये मैंने सब एनर्जीज दी हैं। अब यहां से जो एनर्जी वो रिलीज करेगा उसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये बन जाएगा Cl- इन गैसियस स्टेट, राइट। नाउ इंडिविजुअली Na+
एग्जिस्ट कर गया, इंडिविजुअली Cl- एग्जिस्ट कर गया। नाउ जस्ट Na+ Cl- के जब कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जब ये आइसोलेटेड गैसियस कैटायन इस आइसोलेटेड गैसियस एनायन के साथ कांटेक्ट में आएगा और एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाएगा, उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी, रिटन बाय अ सिंबल U, right? So that is what is the definition I have written here. It is the energy released when isolated gaseous cation comes in contact with the isolated gaseous anion to form a stable ionic compound. तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो होगी मेरी लैटिस एनर्जी, राइट? अब ये जो मैंने पूरी रिएक्शन आपके सामने लिखी है जिस हिसाब से, इसको बेटा बोला जाता है बॉर्न हेबर साइकिल, क्योंकि मैंने कहा मैं आयनिक कंपाउंड की डिटेल स्टडी करवाऊंगी, मतलब मैं आपको एनर्जी के हिसाब से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन सिखाऊंगी। इसको इतना सिंपली नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने गेन किया, आयनिक कंपाउंड बन गया। हाँ ठीक है, ये हुआ है प्रोसेस, ये ऊपरी बात है। डिटेल में एनर्जी के हिसाब से अगर हम देखें तो वो हमें बॉर्न हेबर साइकिल जो है एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? तो आपको लैटिस एनर्जी समझ आया, राइट? नाउ द पॉइंट इज, यहां पर जो भी एनर्जीज प्लस से लिखी गई हैं बेटा, वो एनर्जीज वो है जो मैंने प्रोवाइड करी हैं टू कंडक्ट दिस रिएक्शन। रिएक्शन हो जाए इसके लिए हमने दी हैं, मतलब टेक्निकली ये सारी एनर्जीज जो हम प्लस से लिख रहे हैं वो हमारा इस प्रोसेस का इन्वेस्टमेंट है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट वाली एनर्जीज है सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दीज आर ऑल माय इन्वेस्टमेंट्स। ये मैंने इन्वेस्ट किया है ताकि ये रिएक्शन हो जाए ना। एक बिजनेस को करने के लिए आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? नाउ व्हाट इज योर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? प्रॉफिट वो है मेरा जो एनर्जी मुझे रिलीज होके मिल रही है। तो यहां मुझे दो एनर्जीज मिल रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी आर माय प्रॉफिट्स, राइट? तो जब आपको एक बिजनेस खड़ा करता है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो आप हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। और साथ साथ जब वो चल पड़ता है या जो भी उसका बिजनेस होता है उससे जो भी हमें मिलता है दैट इज माय प्रॉफिट, है ना? अब आप उस बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक तभी सरवाइव करवा सकते हैं जब आपका इन्वेस्टमेंट कम हो और आपका प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा। ये तो एक सिंपल सा ऑब्वियसली बिजनेस का उसूल है। बिजनेस वर्क तभी करेगा जब हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो और हमारा प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा हो, राइट? तो इस केस में भी मेरा जो बिजनेस है वो है इस रिएक्शन को कराना। तो ये रिएक्शन भी तब होगा जब मेरी इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ये लेसर होंगी कंपेयर टू माई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड माई लैटिस एनर्जी। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इट्स दैट सिंपल, ठीक? नाउ द पॉइंट इज कि सपोज हम एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और हमारा जो इन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी हमारा आइडिया है जिसमें हम इन्वेस्ट करें, लेट्स से वो बहुत ही घटिया आइडिया है, एकदम थर्ड क्लास आइडिया है कि जो चलना ही नहीं है। हमें सब बोल रहे हैं कि इसमें तुम इन्वेस्ट मत करो, ये बिजनेस वर्क नहीं करेगा, है ना? तो दैट मीन्स अगर ऐसे कोई बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करने का सोच रही हूँ और मुझे पता है कि भाई इसमें से कुछ नहीं मिलना मुझे, है ना, तो मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूंगी। इवन इफ इट इज जस्ट अ स्मॉल अमाउंट, लेट्स से मुझे बोला गया आप बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, लेकिन मुझे पता वो आइडिया घटिया है, उसमें इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलना, तो मैं वो स्मॉल अमाउंट भी नहीं लगाऊंगी ना उसमें, क्योंकि आई नो कि वो अच्छा नहीं है, वो वर्क नहीं करेगा, तो मैं स्मॉल अमाउंट भी नहीं लगाऊंगी। बट अगर मेरा एक इन्वेस्टमेंट किसी चीज में मैं कर रही हूँ और वो आइडिया एकदम धांसू है कि भाई पता ही है कि अगर ये चल पड़ा तो एकदम हम अमीर वमीर बन जाएंगे, सॉर्ट ऑफ दैट, तो इन दैट केस अगर वो है तो मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी नहीं सोचूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट 100% मेरे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ही होना है ना। तो अगर मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिट होना ही नहीं है तो हम 2 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर हमें पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट करोड़ों का हो रहा है तो हम 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस हिसाब से हम यहाँ पे सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3 इन्वेस्टमेंट्स की एनर्जीज मेरे पास हैं, ठीक है? अब
आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होता है ये काफी बड़ा होता है कंपेयर टू सब्लिमेशन एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसका मतलब हम समवॉट लाइक मुझे पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो है बिजनेस काफी अच्छा वर्क कर रहा है, तो मैं इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही हूँ और मुझे पता है ये भाई बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट दे रहा होगा। बट कहीं पे कोई मुझे कहता है कि 2 लाख के साथ साथ भैया 2 रुपए और लगा दे, तो मैं 2 रुपए के बारे में सोचूंगी कि नहीं, जब मैं 2 लाख इन्वेस्ट कर रही हूँ तो 2 रुपए और सही भैया, है ना। क्यों? क्योंकि मैं कितना भी इन्वेस्ट उसमें कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो द प्रॉफिट विल गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो सेम थिंग यहाँ पे आप सोचिए, जब 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या करोड़ों हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 100-200 रुपए के बारे में कौन सोचता है। तो कंपेयर टू सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन, दिस वैल्यू इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू। तो उसके सामने सब्लिमेशन वैल्यू और बॉन्ड डिसोसिएशन वैल्यू को हम लोग जो है एक छोटा मोटा ऊपर वाला पैसा लगा के इसको छोड़ सकते हैं। प्रॉफिट में भी मेजर प्रॉफिट हमारा लैटिस एनर्जी की वजह से होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू को भी हम जो है छोड़ सकते हैं। तो टेक्निकली मेरा कॉन्सेप्ट बनता है कि मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी लेस देन होनी चाहिए किससे, लैटिस एनर्जी से। नाउ व्हाट इज दिस टेक्निकली ट्राइंग टू से मी? दिस पर्टिकुलर थिंग इज ट्राइंग टू से कि अगर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कॉम्पनसेट हो पा रहा है लैटिस एनर्जी से, मतलब लैटिस एनर्जी का जो वैल्यू है वो इतना बड़ा है कि चाहे तुम कितनी भी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कर दो, लैटिस हमेशा उससे ज्यादा ही होगी, तो हमेशा आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा। और अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी लैटिस एनर्जी कम है और आपकी आयोनाइजेशन ज्यादा है, तो ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इन दैट केस आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, राइट? तो इसको अगर मैं लेके चलूं और आपसे पूछूं व्हाट इज द कंडीशन टू फॉर्म अ आयनिक कंपाउंड, राइट? कंडीशन टू फॉर्म अ आयनिक कंपाउंड, फॉर्म अ आयोनिक कंपाउंड, जरा सुनेंगे। वैसे किताबों में लिखा रहता है कि एलिमेंट शुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, अनदर एलिमेंट शुड हैव हाई लैटिस एनर्जी, देयर शुड बी एनायन शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके से हमें, अगर आप एनसीईआरटी भी इनफैक्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है कंपाउंड शुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समवॉट लाइक दिस। बट टेक्निकली ये जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर हाफ करेक्ट ओनली। ये हाफ करेक्ट है, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज का। इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन इस चीज का है। तो इस चीज को मैं अपने बिहाफ पे रॉन्ग ही बोलूंगी, हालांकि ये गलत नहीं है बट ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। आई विल जस्टिफाई हाउ। तो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इज दैट lattice energy should always compensate ionization energy। मेरी बात यह है कि आयोनाइजेशन ज्यादा है या कम है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे इस चीज से मतलब है क्या लैटिस आयोनाइजेशन से ज्यादा है या नहीं है। समझ रहे बात को? फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी important thing to understand. We say NaCl exists and NaCl2 does not. हम यही बोलते हैं, है ना? We say MgCl2 exists, MgCl does not. ये हम जानते हैं भाई MgCl2 बनता है, MgCl नहीं बनता, NaCl बनता है, NaCl2 नहीं बनता, है ना? तो ये सारी चीजें एक्चुअली में इसी चीज पे जो है डिपेंड करती हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ और क्लियरली। तो आपको एक चीज जो अभी दिमाग में रखनी है वो ये है कि ओनली कंडीशन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इज दैट योर लैटिस एनर्जी शुड ऑलवेज बी हायर देन आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन खुद कितना बड़ा है या खुद छोटा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे इस चीज से मतलब है क्या लैटिस आयोनाइजेशन से बड़ा है। आयोनाइजेशन हो सकता है बहुत ही कम क्यों ना हो, बट लैटिस पता चले उससे भी कम हो तो भी नहीं बनेगा मेरा आयनिक कंपाउंड, और पता चले आयनाइजेशन बहुत ही ज्यादा है लेकिन लैटिस उससे भी ज्यादा है
तो बन जाएगा मेरा आयनिक कंपाउंड। तो खाली आयोनाइजेशन को देखकर या खाली लैटिस को देखकर अपन लोग नहीं चल सकते, हमें लैटिस को हमेशा आयोनाइजेशन के साथ ही कंपेयर करना है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? राइट, आई विल कम बैक टू इट कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे आंसर करते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का एज सच हमें फॉर्मूला नहीं जानना, बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी लैटिस एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो मेरी लैटिस एनर्जी साइज से इनवर्सली रिलेटेड होती है और चार्ज के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। ठीक है, ये आपको बात समझनी है। नाउ लैटिस एनर्जी के ऊपर अगर डिस्कशन करें तो लेट्स से मैंने कुछ केसेस बना दिए। केस 1 जैसे कि LiCl, NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड। नाउ इस केस में आप देखेंगे आपका एनायन इज सेम, एनायन सब जगह सेम है। चार्जेस देखिए +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, और चार्जेस भी आपका क्या है, सेम है। तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड होगी साइज ऑफ केटायन की, क्योंकि अब साइज आप किसका लेंगे, केटायन और एनायन किसी का भी ले सकते हैं। टेक्निकली ये जो साइज होता है बच्चे थोड़ा सा ध्यान देखिए, वो कलेक्टिव साइज होता है केटायन और एनायन का, लेकिन कलेक्टिव साइज हम लोग मेजर नहीं कर सकते। क्यों? जब तक मेरे पास एक तरीके से आप कह लो थ्योरेटिकल वैल्यूज नहीं है, मैं कलेक्टिव साइज नहीं मेजर कर सकती। तो मेरे पास जो केसेस आएंगे उसमें या तो साइज किसी एक का ही कंपेयर करना होगा, या तो केटायन का या तो एनायन का, और अगर साइज नहीं कंपेयर करना होगा तो मुझे चार्जेस कंपेयर करने होंगे। ठीक है, विल टेक अप द एग्जांपल्स एंड यू विल अंडरस्टैंड। तो अभी जैसे मैंने बोला क्योंकि एनायन तो सेम है तो केटायन के साइज और चार्ज भी सेम है, तो केटायन के साइज के साथ ये इनवर्सली रिलेटेड हो गया। आप देख रहे हैं डाउन द ग्रुप आप जैसे जा रहे हैं तो केटायनिक साइज बढ़ेगा, केटायनिक साइज अगर बढ़ा तो लैटिस एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब LiCl का लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा NaCl से, देन KCl से, देन RbCl से, और सबसे कम लैटिस एनर्जी किसका होगा, सीजियम क्लोराइड का। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? राइट, सिमिलरली इफ आई टेक अनदर केस दैट इज केस 2 कि मेरे पास है बेटा NaCl, मेरे पास है MgCl2 एंड मेरे पास है AlCl3। आई हैव टू कंपेयर लैटिस एनर्जीज इन ऑल दीज केसेस, राइट। तो इस केस में आप देखेंगे अगेन एनायन आपका सेम है दैट इज Cl, बट केटायन आपका डिफरेंट है ना। आपका केटायन जो है डिफरेंट है। तो इस केस में NaCl में केटायन है Na+, MgCl2 में +2 मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम Cl3 में +3 एल्यूमिनियम। नाउ यहां पे चार्ज भी सेम नहीं है एंड साइज ऑफ केटायन भी सेम नहीं है। ये दोनों ही चीजें सेम नहीं है ना। तो अब आप देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि these species which I am writing here are actually isoelectronic species। ये सारी के सारी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइज हमारा क्या होता रहता है, छोटा होता रहता है। वी नो दिस इन आर पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल से हमें ये चीज़ पता चलती है। इसका मतलब अगर साइज की बात करी जाए तो Al3+ का साइज सबसे छोटा होगा, Mg2+ का थोड़ा बड़ा होगा, और Na+ का क्या होगा, सबसे बड़ा, है ना। तो इस बेसिस पे अगर और चार्ज के बेसिस पे बात करी जाए तो Al3+ का चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, Mg2+ का थोड़ा कम है और Na+ का सबसे कम है। और अगर आप इन दोनों को कलेक्टिवली लेके चलोगे तो आप सेम ही कंक्लूजन पर आओगे। क्यों? क्योंकि जैसे AlCl3 की बात करी जाए तो उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा ही आना है। क्यों? चार्ज ज़्यादा है और साइज छोटा है ना। साइज छोटा है और चार्ज क्या है, हाईएस्ट। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, AlCl3 की, देन MgCl2 की, एंड देन NaCl की। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो इस हिसाब से आपको कंपेयर करने को आ सकता है लैटिस एनर्जी। एक और केस ले लेते हैं, केस 3, जिसमें एनायंस डिफरेंट हो। लेट्स से गॉट lithium fluoride, lithium chloride, lithium bromide and lithium iodide, right? In all these cases again charge is same and cation is same। तो मैं बोल सकती हूँ कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड होगा साइज ऑफ एनायन से।
तो एनायन का साइज सबसे बड़ा किसका होगा? I माइनस का। तो लिथियम आयोडाइड विल हैव द लीस्ट लैटिस एनर्जी, लिथियम ब्रोमाइड का थोड़ा सा ज्यादा होगा लैटिस, लिथियम क्लोराइड का और ज्यादा होगा, और लिथियम फ्लोराइड का हाईएस्ट हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो अकॉर्डिंग टू चार्ज एंड साइज रेशियो, व्हेन वी टेक चार्ज एंड साइज रेशियो, हम लैटिस एनर्जीज को जो है कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस टू कंपेयर लैटिस एनर्जी बेटा आपके पास नहीं आएंगे, बिकॉज आप हर एलिमेंट का चार्ज बाय साइज रेशियो इफेक्टिवली कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास कोई थ्योरेटिकल वैल्यूज नहीं है। तो हमेशा एग्जामिनर आपको कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर जरूर देगा, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। तो जैसे आप ये तीनों केसेस देख रहे हो, तो इसमें देखा तीनों केसेस में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं कोई भी कॉमन फैक्टर ना लूं और लैटिस एनर्जी कंपेयर करने को मुझे बोल दिया जाए कि बेटा MgCl2 को कंपेयर करो लिथियम फ्लोराइड के साथ। आई कैन नॉट डू इट, क्योंकि मुझे E/m रेशियो इन सबका नहीं मालूम है ना। सो वी हैव टू टेक समथिंग इन कॉमन, देन ओनली वी कैन कंपेयर। इज दैट क्लियर टिल नाउ? राइट। नाउ कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, हम लोग क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं जो क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी यहां लिखे थे, है ना। NaCl exist and NaCl2 does not, जबकि इसके ऊपर जरा तर्क देते हैं। क्या? NaCl में Na के ऊपर +1 का चार्ज होगा और NaCl2 में Na के ऊपर +2 का चार्ज होगा, हाँ या ना, है ना। तो इसमें मैं बोल सकती हूं इवन दो लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl2 इज मोर देन NaCl। भाई देखो NaCl2 में कैटायन के चार्ज ज्यादा है कंपेयर टू Na, है ना। और जब चार्ज ज्यादा होता है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। तो NaCl2 तो टेक्निकली बनना चाहिए क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, बट सारी बात इसी चीज पर अटकी है कि खाली लैटिस कुछ नहीं उखाड़ सकता। सिमिलरली खाली आयोनाइजेशन कुछ नहीं उखाड़ सकता जब तक कि आयोनाइजेशन और लैटिस आपस में ना कंपेयर की जाए, है ना। तो इस सवाल बड़ा लॉजिकल सेट हो रहा है कि NaCl और NaCl2 में से NaCl बनता है और NaCl2 नहीं बनता, इवन दो NaCl2 का लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो मैं इसका आंसर सिंपल से करूंगी कि भाई इसका लैटिस ज्यादा है, आई अग्री, बट आयोनाइजेशन एनर्जी Na+2 की भी तो ज्यादा है आयोनाइजेशन ऑफ Na+ से, हाँ या ना, क्योंकि आपको पता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दो निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो ओवरऑल लॉजिक ये सेट हुआ कि ये तो फैक्ट है कि NaCl बनता और NaCl2 नहीं बनता, तो लॉजिक ये है कि इसकी लैटिस भी ज्यादा है, इसकी आयोनाइजेशन भी ज्यादा है, लेकिन इसकी आयोनाइजेशन इसके लैटिस से ज्यादा है, लैटिस उसे कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहा, इसलिए नहीं बनता। तो मैं सिंपल आंसर इसका दूंगी, इसका Na+2 आयोनाइजेशन एनर्जी कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड बाय लैटिस एनर्जी। वो लैटिस एनर्जी से कॉम्पनसेट हो ही नहीं पा रही, तभी ये फॉर्म नहीं हो रहा है। समझे बात को? सिमिलरली अगर मैं बोलूं MgCl डज नॉट एग्जिस्ट even though ionization energy of Mg+ is less than MgCl2 but MgCl2 exist, हाँ या ना? सही बात है भाई, आयोनाइजेशन तो Mg+ की कम होगी और MgCl2 की ज्यादा होगी, तो भी MgCl2 बन रहा है। क्यों? क्योंकि अब आंसर आएगा लैटिस से। क्या Mg+2 लैटिस एनर्जी भी तो ज्यादा होगी Mb+ लैटिस एनर्जी से, तो अगेन लैटिस और अगेन अलोन लैटिस और अलोन आयनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती। तो सिंपल सा आंसर होगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg+ इज लेस बट इट्स लैटिस एनर्जी इज ऑल्सो लीस्ट, देयरफॉर इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज नॉट कॉम्पनसेटेड बाय लैटिस एनर्जी। और MgCl2 में आयोनाइजेशन उसकी ज्यादा है लेकिन लैटिस उससे भी ज्यादा है, उससे 2 गुनी ज्यादा है, तो कॉम्पनसेट हो गया। तो आप हमेशा याद रखो, कभी भी सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी को देखकर या सिर्फ लैटिस एनर्जी को देखकर आप किसी भी कंपाउंड की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पर
क्वेश्चन नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो खाली एक पैरामीटर डिसाइड नहीं करेगा, वो दो चार बहुत, इनफैक्ट नॉट दो चार, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। बट अभी के लिए आपको दो पैरामीटर्स देखने हैं, कौन सा? एक आयनाइजेशन एनर्जी और एक लैटिस एनर्जी। तो अगर किसी का आयनाइजेशन कम है और लैटिस का हमें नहीं मालूम, और तो हम आयनाइजेशन को देखकर कुछ नहीं बोल सकते जब तक मुझे दोनों की वैल्यूज नहीं पता और मुझे ये नहीं पता कि भाई कौन किससे कम है कौन किससे ज्यादा है, तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकती। यहाँ तक बात समझ आ रही है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज माय द कंडीशन which I say is the only condition that explains the existence of ionic compound is your lattice should always be higher than the ionization energy. Am I clear till now? तो हम लोगों ने ये देख लिया कि क्या कंडीशन है ताकि एक आयनिक कंपाउंड जो है फॉर्म हो सके, राइट? अब आयनिक कंपाउंड लेट्स से फॉर्म हो गया है तो लेट्स स्टडी कि आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ आयनिक कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा एक आप ये समझिए कि हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। इट्स अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है? क्योंकि मैंने आयनिक कंपाउंड को या फिर आयनिक बॉन्ड को डिफाइन किया एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो मतलब एक कह सकते हैं एक चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अराउंड इट, है ना? तो वो उसका कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है, वो तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, इसलिए क्योंकि वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसकी कोई जो है डायरेक्शन नहीं है। तो हमारा जो आयनिक कंपाउंड है या आयनिक बॉन्ड है वो एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऑफ आयनिक बॉन्ड? आयनिक कंपाउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, क्वाइट स्टेबल कंपाउंड्स, काफ़ी स्टेबल होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं जैसे आप समझते हैं जिनके अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है कंपाउंड्स में, और डिटेल में आप पोलर सॉल्वेंट्स को पढ़ेंगे इसी चैप्टर में जब मैं डाइपोल इंट्रोड्यूस करूंगी। तो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है, वाटर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यही कांस्टेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स, पोलर कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट इन एक्वस मीडियम दे डू। बट इन एक्वस मीडियम दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होता है, भी आप समझेंगे, तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और जब आयंस में ब्रेक होते हैं तो वो आयंस अब एक्वस मीडियम में मूव कर सकते हैं। तो जब आयंस मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करने लगते हैं। तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो मेरे आयंस होंगे वो अपनी पोजीशंस पे फिक्स रहेंगे, दे विल नॉट बी एनी मोबिलिटी ऑफ आयंस। But when I dissolve an ionic compound into polar solvents like water, they dissociate into their constituent ions, and then these ions starts moving, and when they move they can conduct electricity, right? तो ये कुछ characteristics है हमारे ionic compound के लिए, है ना? लेकिन अभी हम लोग जो most important characteristic है उसकी ये उनकी solubility polar solvent में, इसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो let's discuss the solubility of ionic compounds in polar solvents। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे पोलर सॉल्वेंट में ये कंपाउंड्स एक्चुअली में कैसे सॉल्युबलाइज होते हैं, क्या रीजन क्या है। लेट्स से मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है AB विच इज इन द सॉलिड स्टेट, राइट? अभी ये मैंने डिसॉल्व नहीं किया है।
तो जब मैं इसे पानी में या किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगी तो मैं सॉल्वेंट जो अपना एक्सेस अमाउंट में लूंगी, ऑफ कोर्स, है ना। तो मैंने क्या किया, इनको पानी में डिसॉल्व किया, पानी मैंने एक्सेस अमाउंट में लिया, एक्सेस ऑफ वाटर आई हैव टेकन, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, ये जैसे ही एक्वस मीडियम में जाते हैं ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो अब ये ए जो है ये सॉलिड जो है टूट जाएगा, ए प्लस आयंस और बी माइनस आयंस। अब ये दोनों ही आयंस कौन से मीडियम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे बेटा, एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन है जो होता है जब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को जो है एक्सेस ऑफ वाटर या फिर एक्सेस ऑफ पोलर सॉल्वेंट में जो है डिसॉल्व करते हैं। द रिएक्शन हैपेंस लाइक दिस, ठीक है। ये सारे कंपाउंड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं, मतलब जो कंप्लीटली अपने आयंस में टूटे उन्हीं को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। अगेन ये रिएक्शन इतना सीधा नहीं है जितना मुझे दिख रहा है ना। सबसे पहले अगर आप इस कंपाउंड को इसके आयंस में तोड़ना चाह रहे हैं एक्वस मीडियम में, तो आप कैसे तोड़ रहे हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। एनर्जी वाइज मैं समझा रही हूँ आपको। सबसे पहले भैया आपको इस कंपाउंड को तोड़ना पड़ेगा। अब ये कंपाउंड जो बन रहा है, जब बन रहा है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है ना। जब एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी आती है। तो जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि भैया ये ए प्लस है, लैटिस एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, ये ए प्लस है गैस स्टेट में, ये बी माइनस है गैस स्टेट में। ये ए प्लस गैस स्टेट में, बी माइनस गैस स्टेट में जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में स्टेबल हो जाएगा, तो ये स्टेबल होने की वजह से अपनी एनर्जी लूज करेंगे और स्टेबल आयनिक कंपाउंड बना देंगे ए बी सॉलिड। और ए प्लस गैस बी माइनस गैस मिलकर जब ए बी सॉलिड बनाते हैं तो एक एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट इज लैटिस एनर्जी, राइट। दैट इज व्हाट इज लैटिस एनर्जीज। तो इस रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स करूं कि ए बी सॉलिड जब टूटे और ए प्लस गैस और बी माइनस गैस बनाए, तो जो एनर्जी वो ले रहे, जो एनर्जी वो रिलीज कर रहे थे बनाने के लिए, वही एनर्जी अब हमें देनी पड़ेगी उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए। बोलो हाँ या ना, है ना। क्या बोला मैंने, ए प्लस गैस और बी माइनस गैस जब पास आए और ए बी सॉलिड बनाया, उन्होंने एनर्जी रिलीज करी, दैट इज लैटिस एनर्जी एंड दे गॉट स्टेबल। अब अगर मुझे ये ए बी सॉलिड को ए प्लस गैस और बी माइनस गैस में वापस तोड़ना है तो मुझे वही लैटिस एनर्जी उन्हें देनी पड़ेगी ना, उतनी एनर्जी उन्हें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इस कंपाउंड, इस सॉलिड कंपाउंड को ए प्लस गैस में ले जाओ और बी माइनस गैस में ले जाओ। लेकिन जब आप ऐसा करोगे आपको लैटिस एनर्जी, जो इनकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, वो देनी पड़ेगी। लैटिस एनर्जी इज अ काइंड ऑफ अ स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इज अ काइंड ऑफ अ स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्योंकि वो रिलीज होती है जब एक आयनिक कंपाउंड बनता है, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। और लैटिस एनर्जी जो होती है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी तब होगी जब वो एक आयनिक कंपाउंड बनाएगी। अब अगर मैं इसे लैटिस एनर्जी के करस्पॉन्डिंगली, जो उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसके करस्पॉन्डिंगली एनर्जी दे दूं, तो ये टूट जाएगा, है ना, ये टूट गया। अब आप देख रहे हो ये गैसियस स्टेट में है, बट ये एक्वा स्टेट में यहाँ गए। तो यहाँ से यहाँ जब ये गए होंगे तब वाटर का रोल हमारा सामने आया होगा, और जब वाटर इनके साथ मिला होगा तो ये ए प्लस गैस और बी माइनस गैस बने होंगे ना। वाटर अपना रोल यहाँ कैसे प्ले कर रहा है, जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। वाटर के बारे में आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे है, इस वजह से मेरा वाटर जो है एक तरीके से पोलर स्पीशीज है। तो अभी मेरे पास ये A प्लस है गैसियस फॉर्म में, अब A प्लस और ये B माइनस है यहाँ पे। अब ये A प्लस और B माइनस भैया दूर दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब एक बात बताओ, A प्लस और B माइनस एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर गए तो ये वापस से A भी बन जाएंगे। मुझे इसे A भी नहीं बनाना, मुझे इसे आगे लेके जाना है, A प्लस को अलग और B माइनस को अलग रखना है। मतलब मुझे A प्लस को कुछ अदर स्टेबलाइजेशन देनी पड़ेगी कि इसे B माइनस की जरूरत ना पड़े, और B माइनस को कुछ ऐसे स्टेबलाइज करना पड़ेगा कि इसे A प्लस की जरूरत ना पड़े, तभी ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज अगर सपोज मैंने इनको स्टेबलाइज नहीं किया तो ये वापस से एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, लैटिस एनर्जी वाली एनर्जी रिलीज करेंगे और A भी सॉलिड बन जाएगा, रिएक्शन पीछे चला जाएगा।
बट क्योंकि मैं नहीं चाह रही रिएक्शन पीछे जाए, ये आयनिक स्टेट में ही रहे, तो मुझे इन्हें मतलब A+ को जो स्टेबलाइजेशन B- से मिल रही थी उससे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन मुझे अब A+ को करना है। सिमिलरली मुझे B- को भी वो जो स्टेबलाइजेशन उसे वहाँ से मिल रही थी उससे ज़्यादा स्टेबलाइज करना है। तो वहाँ पे हमारा वाटर जो है रोल प्ले करेगा। वाटर क्या करेगा, जब वो A+ के पास होगा तो वो अपना नेगेटिव एंड, जो ऑक्सीजन वाला एंड है, उसको वो A+ के पास लाके और A+ को जो है अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से घेर लेगा। तो ऑक्सीजन फ्रॉम इट्स देन नेगेटिव एंड विल सराउंड द A+ आयंस। नाउ इन दैट वे जब वाटर A+ को घेर लेगा तो A+ जो है अब स्टेबलाइज होगा वाटर की ऑक्सीजन से, क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव कम है तो बहुत सारे वाटर्स आ गए। तो जब इनफ वाटर से सराउंड कर लेंगे तो वाटर का जो नेगेटिव चार्ज है वो A+ के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। और दूसरी बात, सपोज मैं अपनी दोस्त से मिलने जाना चाह रही हूँ और मुझे 15 लोगों ने घेर लिया, तो मैं उसे मिलने नहीं जा पाऊंगी ना, क्योंकि मुझे पहले उन लोगों को हटाना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन रीच, है ना। तो डिफिकल्टी आएगी। अब ये A+ B- के पास नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इसके पास वाटर की लेयर आ गई उसके आसपास। सिमिलरली B- को भी वाटर घेर लेगा, बट कैसे, अपने H+ की एंड से, क्योंकि H+ का जो एंड है उसका डेल पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव एंड से क्या करेगा, B- को जो है सराउंड कर लेगा। नाउ इन दैट केस A+ अलग हो गया, B- अलग हो गया, लेकिन A+ अलग और B- अलग है बट स्टेबल भी है, क्योंकि A+ को स्टेबल कर दिया वाटर के ऑक्सीजन ने और B- को स्टेबल कर दिया वाटर के हाइड्रोजन ने। ऐसा नहीं कि वो अलग है, फोर्सफुली अलग है और स्टेबल नहीं है, दे आर स्टेबल। नाउ द A+ इज गॉट स्टेबलाइज ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ वाटर, B- गॉट स्टेबलाइज ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ वाटर। दैट मीन्स ये यहाँ से जब मैं यहाँ जा रही हूँ तब मैं A+ एक्वस से लिख रही हूँ, इसका मतलब ये है कि A+ सराउंडेड बाय वाटर, B- सराउंडेड बाय वाटर, राइट। नाउ एज आई सेड, वाटर की वजह से स्टेबलाइजेशन हुआ है और जब भी मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है वो अपनी एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, उसे हम लोग नाम देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो जैसे आपने लैटिस एनर्जी पढ़ा, वैसे ही एक और एनर्जी हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। सो हाउ कैन आई डिफाइन अ हाइड्रेशन एनर्जी? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ डेफिनेशन। हाइड्रेशन एनर्जी को मैं डिफाइन कर सकती हूँ, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए आइसोलेटेड गैसियस आयंस are dissolved in enough water so that the water completely surrounds the ion to make it stable। तो जब मैं किसी भी गैसियस आयन को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करूं और वाटर उसे प्रॉपरली सराउंड कर ले, इनफ सराउंड कर ले ताकि वो स्टेबल हो जाए, उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम लोग नाम देंगे हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। नाउ मैं स्पेसिफिकली यहाँ वाटर की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने हाइड्रेशन बोला है। अगर वाटर के अलावा कोई और पोलर बेसिकली सॉल्वेंट आप लेंगे तो आप इसे हाइड्रेशन नाम ना देके आप इसे नाम दे देंगे सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन एनर्जी इज जस्ट लाइक हाइड्रेशन एनर्जी इटसेल्फ, बस फर्क ये है कि ये तब यूज होगा व्हेन सॉल्वेंट इज नॉट वाटर, इज नॉट वाटर। तो जब सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो आप उसे सॉल्वेशन एनर्जी बोल दीजिए, जब आपका सॉल्वेंट वाटर है तो आप सॉल्वेशन एनर्जी को ही क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट राइट नाउ, राइट। सो जैसे हमारा लैटिस एनर्जी है बेटा, वैसे ही हमारे पास एक और एनर्जी है, वो है हमारा हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसको बेटा मैं दोबारा से आप लोगों के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारा AB सॉलिड है, अगर मुझे इसे डिसॉल्व करना है A+ एक्वस फॉर्म और B- एक्वस फॉर्म में बनाना है तो मुझे सबसे पहले इसे तोड़ना होगा लैटिस एनर्जी दे के,
और फिर ये जो आयंस बने होंगे इन्हें स्टेबलाइज कराना होगा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करा के। बोलिए हाँ ना, यही हुआ। अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका लैटिस एनर्जी अब आपकी इन्वेस्टमेंट बन गई है और हाइड्रेशन एनर्जी आपका प्रॉफिट बन गया है। और ये बिजनेस तब होगा जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा लैटिस से। तो मैं बोल सकती हूँ अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ आयनिक कंपाउंड, फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ आयनिक कंपाउंड इज, क्या है अल्टीमेट क्राइटेरिया? अल्टीमेट क्राइटेरिया है हाइड्रेशन एनर्जी शुड ऑलवेज कॉम्पनसेट लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी को हमेशा लैटिस एनर्जी के साथ कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, तभी मैं बोलूँगी कि मेरा पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्युबलाइज हुआ है। खाली लैटिस एनर्जी के बेसिस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती और खाली हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती। आई हैव टू इंक्लूड लैटिस एज वेल एज हाइड्रेशन। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में लैटिस और आयनाइजेशन को लेना पड़ रहा था, वैसे ही आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी में हमें लैटिस और हाइड्रेशन दोनों को लेना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो आयनिक कंपाउंड का अल्टीमेट फॉर्मेशन का कंडीशन हमने पढ़ लिया, लैटिस एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया, आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी का कंडीशन हमने पढ़ लिया, हाइड्रेशन एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया। ये सारी एक बेसिक नॉलेज आपके पास एनर्जी के वाइज आ गई अबाउट अ आयनिक कंपाउंड, राइट? अब आप हमेशा एक चीज समझे बेटा, कोई भी कंपाउंड, किसी भी तरीके का आपको कंपाउंड मिल जाए, वो कभी भी 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट लिखेंगे, नो कंपाउंड इज 100% आयनिक और 100% कोवलेंट। कोई भी कंपाउंड आप कोई भी ले लीजिए, even if you take hydrogen H2, it is not 100% covalent. Even if you take compound like LiCl, it is not 100% ionic. You take NaCl, it is not 100% ionic. कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं है, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड 100% कोवलेंट नहीं है। तो जब 100% नहीं है तो आप कैसे आयनिक और कोवलेंट बोलते हैं? हम मैक्सिमम की वजह से बोलते हैं कि मैक्सिमम आयनिक है और मैक्सिमम कोवलेंट है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है? अभी कोवलेंट कंपाउंड्स तो हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं, बट आयनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं। तो अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर किस तरीके से जो है डेवलप हो सकता है और किस कंपाउंड के अंदर ज़्यादा आयनिक होगा, किस कंपाउंड के अंदर कम आयनिक होगा, किस में ज़्यादा कोवलेंट होगा, किस में कम कोवलेंट होगा। ये सारी चीज़ें हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? अब ये कंपैरिजन मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों मुझे जानना ये ज़रूरी है कि कौन कंपाउंड ज़्यादा आयनिक है, कंपाउंड ज़्यादा कोवलेंट है? ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स को कंपेयर करने को मिल सकता है, हमें आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी कंपेयर करने को मिल सकती है, हमें आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपेयर करने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ें अगर मुझे देखनी है तो मुझे पता होना चाहिए कंपाउंड के अंदर मेजर कैरेक्टरिस्टिक, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक किसका है, आयनिक का है या कोवलेंट का है, राइट? So let's introduce how should I know what is the covalent character, how much covalent character is occurring in a ionic compound. For that we introduce the concept of Fazan's rule. This rule is highly important, very very important. तो ये रूल मुझे क्या बताता है? It helps me to know how covalent character can exist in an ionic compound. How covalent character can exist in ionic compound. Ionic compound में covalent character कैसे exist कर सकता है वो मुझे हेल्प करता है ये चीज़ समझाने में कि एक आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे आया, ठीक है? देखिए, आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब एक केटायन एक एनायन के साथ कांटेक्ट में आता है, इनके बीच के एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में एग्जिस्ट करता है ना? नाउ जनरल कंडीशंस में बेटा ये हमें पता है कि कैटायंस का साइज स्मॉल होगा और एनायंस का साइज लार्जर होगा।
तो केटाइंस का साइज छोटा है और एनाइंस का साइज बच्चे यहाँ पे क्या है, बड़ा है। तो अब एक बात सोचो, ये केटायन जो है इस एनाइन के अपने साइज के हिसाब से जितना भी उसका सरकमफ्रेंस हो उतने एरिया को एनाइन के जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। तो जब ये केटायन इस एनाइन को अट्रैक्ट करेगा तो इस एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अब केटायन की तरफ खींचने लगेगा। और अगर ये खींचा तो यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब केटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ क्या कर जाए बेटा, मर्ज कर जाए, ओवरलैप कर जाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और जब ये ओवरलैपिंग होगी मॉलिक्यूल के अंदर, तब मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आना शुरू होगा। मैंने क्या समझाया मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है भैया। ये एक एनायन है जो कि एक बड़े साइज का, और यहाँ मेरे पास केटायन है जो छोटे साइज का है। ये केटायन और ये एनायन, ये जब इसके पास जा रहे हैं तो ये केटायन क्या करेगा, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन की तरफ खींचने लगेगा, और जब खींचेगा तो ऐसा हो सकता है कि इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या कर जाए, मर्ज कर जाए। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज करा तो फॉर अ सेगमेंट के लिए मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना हो के मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, और जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर होगा मेरे मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है आने लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड? दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन। नाउ व्हाट क्वेश्चंस वी कैन हैव, और जैसे मैं ये सुनती हूँ तो क्या क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई गेट इज, भाई क्यों केटायन ही एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है? उल्टा नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ कि मेरा एनायन जो है वो केटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच दे? नहीं, मतलब खींच रहा है बट ऐसा होगा नहीं। मतलब बेसिकली क्या है, मुझे पता है मेरे एनायन का साइज बड़ा है, तो एनायन का साइज बड़ा है मतलब एनायन का जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन एनायन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ काफ़ी कम है, क्योंकि एनायन बड़े साइज का है जबकि केटायन छोटे साइज का है। तो केटायन का न्यूक्लियस उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को काफ़ी टाइटली पकड़ के रखा होगा। तो इस वजह से केटायन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होने की वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉट कह ले या खराब कह ले नहीं हो पा रहा जितना आसानी से एनायन का क्लाउड खराब हो रहा है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अट्रैक्शन एनायन के न्यूक्लियस के साथ काफ़ी कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि केटायन ही एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है, एनायन नहीं कर रहा है, एनायन भी कर रहा है, लेकिन एनायन की अट्रैक्शन इतना ताकतवर नहीं है कि वो केटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खराब कर सके। जबकि केटायन क्योंकि छोटे साइज का है, उसका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है उसके अंदर, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज इतना इफेक्टिव होने की वजह से वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अपने साथ खींच लेता है, और इस वजह से एक डिस्ट्रॉशन हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, एंड हेंस आई फील कि मेरे कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है एग्जिस्ट करने लगा है। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ फजान्स रूल के हिसाब से, डिस्ट्रॉशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड of cation, the distortion of electron cloud of cation, distortion of electron cloud of anion by the cation is known as पोलराइजेशन ऑफ एनायन। इसको बोला जाता है पोलराइजेशन एनायन का पोलराइजेशन यहाँ हो जाता है, राइट। अब सेकेंड चीज हम बोल सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू डिस्ट्रॉट इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एनायन की एबिलिटी अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करने की इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी, सिबिलिटी ऑफ एनायन, उसको बोला जाता है एनायन की पोलराइजेबिलिटी। एंड मैं बोलूं एबिलिटी ऑफ केटायन टू डिस्ट्रॉट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन
इज नोन एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। वो पोलराइजिंग पावर है कैटायन की, पोलराइजिंग तो ये तीन चीजें हमारे पास एनायन और कैटायन के बीच में, कैटायन की वजह से बेसिकली एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रॉशन इज एक्चुअली पोलराइजेशन ऑफ एनायन। एनायन की ताकत अपने आप को पोलराइज कराने की इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, और कैटायन की एबिलिटी उसको पोलराइज करने की इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, राइट। नाउ यहां एक चीज आप समझे, मोर इज द डिस्ट्रॉशन, more is the distortion, more will be the covalent character in ionic compound। जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आएगा आयनिक कंपाउंड के अंदर। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आपका कोवलेंट कैरेक्टर आएगा वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉशन हुआ है, ठीक है, बात समझ आई। तो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड कि आयनिक कंपाउंड भी कभी भी 100% आयनिक नहीं हो सकते, माइनर अमाउंट से ही सही, बट उनके अंदर कोई ना कोई कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्ट्रॉट करेगा ही करेगा, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। बात क्लियर हुई? ठीक, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये सारे फैक्टर्स कैसे कैसे जो है डिपेंड करेंगे। सोचो अगर साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज किया तो क्या होगा। एक कैटायन का साइज अगर डिक्रीज किया तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैटायन का बढ़ गया, है ना। कैटायन का साइज डिक्रीज करने का मतलब क्या, कैटायन का साइज छोटा होना। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना मतलब ये है कि उसका न्यूक्लियस पावरफुल है, तभी तो उसका साइज छोटा हो रहा है, तो उसका मतलब उसका Z इफेक्टिव काफी ज्यादा है, और अगर Z इफेक्टिव उसका ज्यादा है तो वो उतना ही ज्यादा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, डिस्ट्रॉट करेगा। तो अगर कैटायन का साइज छोटा है इसका मतलब Z इफेक्टिव कैटायन का ज्यादा होगा, मतलब मोर डिस्ट्रॉशन, तो वहां पे डिस्ट्रॉशन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कैटायन फिर जब अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच सकता है तो एनायन के भी तो खींच सकता है, तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, डिस्ट्रॉशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डिस्ट्रॉशन बढ़ेगी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर जो है इंक्रीज करेगा, ठीक। वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूं साइज ऑफ एनायन से देन, और अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ा तो क्या होगा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसका मतलब ये है कि एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना इजीली और उतना हल्का फुल्का अपने न्यूक्लियस का अट्रैक्टर उतना इजीली जो है कैटायन के साथ अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि साइज बड़ा होने का मतलब है एनायन का न्यूक्लियस इफेक्टिव नहीं है अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए, तो कैटायन का इलेक्ट्रॉन तुरंत आके एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो अगर एनायन का साइज बढ़ेगा तो मैं बोल सकती हूँ फिर से डिस्ट्रॉशन जो है वो बढ़ जाएगी। डिस्ट्रॉशन बढ़ेगी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनायन के साइज से, एनायन का साइज से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैटायन के साइज से। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुई बात। अब इस चीज को बच्चे हम चार्ज से भी तो रिलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि साइज और चार्ज रिलेटेबल है एक साथ। तो अगर मैंने बोला चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, चार्ज कैटायन का बड़ा मतलब चार्ज बड़ा, और ये चार्ज के बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कैटायन का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब वो बहुत तेजी से खींचेगा, तो डिस्टॉर्शन बढ़ेगी, हाँ या ना। और वहीं पे अगर चार्ज एनायन का बढ़ा तो क्या होगा कि एनायन का चार्ज बढ़ने का मतलब है एनायन का साइज बढ़ना, एनायनिक साइज बढ़ेगा, और अगर एनायनिक साइज बढ़ेगा तो भी डिस्टॉर्शन बढ़ेगी, है ना। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर साइज ऑफ
एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ केटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चार्ज के बेसिस पे देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ केटायन और एनायन के। एनायन के चार्ज और केटायन के चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनायन के साइज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केटायन के साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात क्लियर हुई? ये हमारा अभी तक का जो है वो जिस्ट है फजान्स रूल का। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ? राइट। अब हम लोग नेक्स्ट चीज जो है समझते हैं, वो है कंपैरिजन करके देखते हैं कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। लेट्स कंपेयर द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो लेट्स से मेरे पास है LiCl, NaCl, KCl, RbCl, cesium chloride। नाउ इन ऑल दीज केसेस यू कैन सी केटायन पे जो चार्ज है वो तो सेम है, एनायन पे जो चार्ज है वो भी सेम है, बट यहाँ से यहाँ अगर मैं जा रही हूँ तो साइज ऑफ केटायन बढ़ रहा है। तो केटायन का साइज अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करने का मतलब है सीधा सीधा आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीज होना, है ना? यही मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब अगर मुझे इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है तो कोवेलेंट कैरेक्टर मेरा डिक्रीज कर रहा है, और अगर मुझे इन सारे कंपाउंड्स में आयनिक बताना है तो मैं बोलूँगी आयनिक कैरेक्टर जो है वो मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब कौन ज़्यादा आयनिक होगा? सीजियम क्लोराइड वुड बी मोर आयनिक और LiCl वुड बी मोर कोवेलेंट। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इस हिसाब से आप जो है कंपेयर कर सकते हैं किसी किसी कॉमन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के, ठीक है। वहीं पे लेट्स से मैं कंपेयर करने आती हूँ अब NaCl, MgCl2, AlCl3। इन सारे केसेस में केटायन का चार्ज बढ़ रहा है, और अगर केटायन का चार्ज बढ़ रहा है तो साथ साथ केटायन का साइज भी छोटा हो रहा है, क्योंकि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो जब केटायन का चार्ज बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और साथ साथ साइज भी अगर छोटा होगा तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इन सब में अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर देखूंगी बेटा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर मैं देखती हूँ तो इन सब में बढ़ जाता है। इसलिए मैं AlCl3 को तो इनफैक्ट कभी कभी प्योरली कोवेलेंट की कैटेगरी में भी रख देती हूँ, जिसका कोवेलेंट कंपाउंड हम इसे बोल सकते हैं। ये इतना कोवेलेंट होता है। NaCl को बेटा आप कभी भी NaCl ऐसे थोड़ी लिखते हैं, अब हमेशा इसे Na+Cl- ही लिखेंगे, है ना। बट AlCl3 को आप ऐसे लिख देते हैं, AlCl3 मतलब यू एक्चुअली शो दीज बॉन्ड्स हेयर। तो शोइंग दीज बॉन्ड्स एसेंशियली मेक इट अ कोवेलेंट। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इस हिसाब से हम आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ केटायन और एनायन, बेस्ड ऑन द चार्ज ऑफ केटायन और एनायन जो है कंपेयर कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए एक इंटरेस्टिंग केस हम लोग जो है यहाँ सीखते हैं। वो इंटरेस्टिंग केस है हमारा, let's say I have to compare KCl and AgCl। मुझे इनमें कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट है और कौन ज़्यादा आयनिक। नाउ दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, बिकॉज पोटेशियम का साइज और सिल्वर के साइज को कंपेयर करना डिफ़िकल्ट वर्क है, क्योंकि पोटेशियम S ब्लॉक का एलिमेंट है, सिल्वर D ब्लॉक का एलिमेंट है, और S और D को मैं कंपेयर नहीं कर सकती। दे डू नॉट बिलोंग टू अ सेम पीरियड, दे डू नॉट बिलोंग टू अ सेम ग्रुप, आई कैन नॉट कंपेयर देम। बट चार्जेस सेम है। चार्जेस को तो फिर मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो कॉमन है। एनायन को मुझे देखना नहीं है, वो तो कॉमन है, मतलब मुझे तो केटायन को ही देखना है, और वो भी केटायन का साइज देखना है, जो कि जज करना डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर K+ का जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे K जो है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 4s1 जाता है ना। तो K+ क्या होगा हमारा? K+ होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देन 4s1 होता है, 4s1 तो हट गया क्योंकि K+ लिख रही हूँ मैं। तो अब इसका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, ये NS2 NP6 जैसा है, जिसको मैं बोलती हूँ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हाँ है ना। वहीं पे अगर Ag सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सिल्वर कौन सी कैटेगरी में आता है? D ब्लॉक, कॉपर सिल्वर गोल्ड, है ना। अब कॉपर जो है वो 29 होता है, तो 3D10 4s1 होता है,
तो कॉपर के बाद हुआ सिल्वर, मतलब 4d10 5s1। तो कॉपर के बाद सिल्वर जो है वो आया 4d10 5s1, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आया। अब अगर मुझे सिल्वर प्लस लिखना है तो बेटा ये तो बना 4d10, अगर 4d10 है तो अंदर ऑब्वियसली 4s2 और 4p6 तो भरे हुए हैं, क्योंकि 4d बाद में भरा जाता है, 4s और 4p पहले भर दिए जाते हैं। अब आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए बेटा, जो ns2 np6 और nd10 है, इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं सूडो नोबल गैस। देखिए बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, इस सूडो नोबल गैस में आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप जो कॉन्फ़िगरेशन डी के साथ देखते हैं उसमें हमेशा जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं इनर लाइन में, मतलब आपका हमेशा n-1d होता है, लाइक दिस। यू ऑलवेज हैव सीन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें डी आपका जो है, अगर इस तरीके से कोई कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज नॉट सूडो नोबल गैस, दिस ये सूडो नोबल गैस नहीं है, क्योंकि इसका जो डी है वो अंदर है, पेनअल्टीमेट शेल में है। सूडो नोबल गैस तब होता है जब उसका डी भी जो है वो वैलेंस शेल में हो। इस चीज को पकड़ के रखना, इसका डी पेनअल्टीमेट शेल में है तो ये सूडो नोबल गैस नहीं है, इनफैक्ट इसको मैं नोबल गैस ही बोलूंगी, क्योंकि ये ns2 np6 है। सूडो नोबल गैस सिर्फ तब होता है जब मेरा वैलेंस शेल में ही डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो सूडो नोबल गैसेस ns2 np6 nd10, ठीक है। नाउ सूडो नोबल गैस और नोबल गैस में जो एकमात्र फर्क है वो है कि सूडो नोबल गैस का जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे प्रेजेंट है। द डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सूडो नोबल गैस इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। और डी ऑर्बिटल का हमें एक चीज़ पता होती है, वो ये पता होती है कि हमारे जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर मेरे डी इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकली मैं बोल सकती हूँ साइज ऑफ Ag प्लस जो है वो छोटा होगा साइज ऑफ K प्लस से। ऐसा क्यों? क्योंकि Ag प्लस में एग्जिस्ट कर रहा है सूडो नोबल गैस और K प्लस में एग्जिस्ट कर रहा है नोबल गैस। और सूडो नोबल गैस में है डी इलेक्ट्रॉन्स और डी इलेक्ट्रॉन्स का होता है पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा। नाउ आई कैन कंपेयर द साइज। तो साइज किसका छोटा हुआ? केटाइन का छोटा हुआ। और केटाइन का साइज जब डिक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा इंक्रीज करेगा। तो मैं बोल सकती हूँ AgCl जो है वो मोर कोवेलेंट है देन KCl। डू यू अंडरस्टैंड? तो आप ये सूडो नोबल गैस और नोबल गैस को तब यूज कर सकते हैं जब आपको ये पता है कि आप वैसे एक डी ब्लॉक का एलिमेंट और एक एस ब्लॉक का ले रहे हो और आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है उन्हें कंपेयर करने का। देन ऑलवेज यू कैन यूज द सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ? राइट। सिमिलरली इसी बेसिस पे अगर मैं NaCl और CuCl की भी बात करूं तो CuCl मेरा सूडो नोबल गैस की वजह से ज़्यादा कोवेलेंट होगा बिकॉज ऑफ सूडो नोबल गैस। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीज़ें हमें जो है इनके बीच में ध्यान रखनी होती है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग इंडिविजुअली स्टडी कर लिए लैटिस एनर्जी, हम लोग स्टडी कर लिए हाइड्रेशन एनर्जी एंड हम लोगों ने स्टडी कर लिया फिजान्स रूल। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं बेटा, वो है हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपको तो ये पता ही है ना बेटा कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स और मेजर आयनिक कंपाउंड्स हमारे कौन बना रहे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सेड टू हैव द लार्जेस्ट साइज। केटाइंस जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के उनका लार्जेस्ट साइज है। दे हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। तो मेजर आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स बना देते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब मुझे आयनिक कंपाउंड्स की अगर स्टेबिलिटी देखनी है, मुझे आयनिक कंपाउंड्स की अगर सॉलिबिलिटी देखनी है, तो मैं उस सॉलिबिलिटी को आयनिक कंपाउंड्स की और स्टेबिलिटी को आयनिक कंपाउंड की विद रिस्पेक्ट टू एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्टडी करूंगी। ठीक है, मतलब ये स्टडी करूंगी कि एल्कली मेटल्स के जो आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे वेरी कर रही है, उनकी सॉलिबिलिटी कैसे वेरी कर रही है। सिमिलरली
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी और उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी कर रही है। और इन सबको यूज करने के लिए लैटिस एनर्जी, फजान्स रूल, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सारे पैरामीटर्स जो है हम यूज करेंगे। अब जो हम इसके बाद पढ़ेंगे दैट विल गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड। कई लोग इसे एस ब्लॉक में पढ़ाते हैं, बट मैं इसे प्रेफर करती हूँ केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ाने के लिए, बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अच्छी किताब से सवाल सॉल्व करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कि लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल है या सोडियम कार्बोनेट अनस्टेबल है। तो लिथियम कार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में ही पढ़ाया जाए कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वाटर में। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आयनिक कंपाउंड के ही डिस्कस करेंगे। बात क्लियर हुई? चलिए, हाँ देखिए, अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाने वाली हूँ तुम्हें। वो ये है कि हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं वो बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स के कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्सो एसिड्स के कंपाउंड क्या होते हैं? सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। जैसे हम जानते हैं ना एसिड में H प्लस आइंस रहता है, HCl, वो ऑक्सो एसिड नहीं है। HCl में क्योंकि H है खाली। ऐसे एसिड जिसमें OH ग्रुप रहे वो ऑक्सो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने क्या बोला, ऐसे ग्रुप जिसमें एसिड्स, ऐसे एसिड जिसमें OH ग्रुप रहे उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड। जैसे कि H2SO4 दैट्स ऑक्सो एसिड। H3PO4 इज ऑक्सो एसिड। कैसे? उसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होगा H3PO4 का, फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरस एसिड इज ऑक्सो एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3 ऑक्सो एसिड्स। परक्लोरिक एसिड ClO H2ClO4 HClO4। ये सारे के सारे बेटा क्या हैं? ऑक्सो एसिड। ऐसे एसिड जिसमें अलॉन्ग विद द H इंस्टेड लाइक H ना हो के OH हो, तो उनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। मेरे एल्कली मेटल क्या करता है? इन ऑक्सो एसिड्स के साथ सॉल्ट्स बनाते हैं। मतलब मेरे पास लिथियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ऐसे सारे सल्फेट्स एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, परक्लोरेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऐसे सारे के सारे जो सॉल्ट्स हैं उनको बोला जाता है सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट ये है कि हमारे पास जो एल्कली मेटल्स होंगे दे विल गोइंग टू फॉर्म द सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो यहाँ लिख लेते हैं एल्कली मेटल फॉर्म्स द सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स फॉर्म्स OH होता है, H नहीं होगा? नहीं, H होगा, पर H जो होगा वो O से अटैच होगा डायरेक्टली। दैट इज व्हाट इज OH। मतलब सिंगल H नहीं होगा। फ्री में जो फ्री H होगा वो निकलेगा नहीं। जैसे H3PO3 है तो इसके स्ट्रक्चर में ये खाली H भी प्रेजेंट है, लेकिन एसिडिक H वो है जो OH वाला है। हाँ, तो ये भी तो ऑक्सो एसिड ही है। ये भी ऑक्सो एसिड ही है। मतलब एक सिंगल ही हो सकता है। हाँ, बट H जो निकल रहा है एसिड में दैट हैज टू बी अ OH एसिड। जैसे HCl है, उसमें H जो निकल रहा है वो Cl से बाउंडेड है ना, वो ऑक्सो एसिड नहीं है। दैट्स नॉट ऑक्सो एसिड। O के साथ बॉन्ड है। वो O से बॉन्डेड H जब निकले तो वो जो एसिड बनता है वो ऑक्सो एसिड होता है। और मेरे एल्कली मेटल्स ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट्स बनाते हैं। एल्कली मेटल फॉर्म्स सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, अब मेरे को क्या डिस्कस करना है? मुझे डिस्कस करना है ये जो ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट्स बन रहे हैं इनकी स्टेबिलिटी और इनकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो एक तरीका होता है कि मैं सल्फेट्स ले लिया एल्कली मेटल के, उनकी सॉल्युबिलिटी अलग से डिस्कस करूँ, कार्बोनेट्स के अलग से, नाइट्रेट्स के अलग। ये सब करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना मैं पढ़ाऊंगी वैसे ही तो तुम याद करोगे। तुम सल्फेट अलग याद करोगे, परक्लोरेट अलग याद करोगे, सबकी स्टेबिलिटी फिर तुम्हें भी अलग याद करनी पड़ेगी। तो हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर मैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ एल्कली मेटल या इनफैक्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल भी, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ूंगी, मैं अभी एल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ा ही नहीं हूँ इसलिए मैं डिस्कस नहीं करेंगी, पर अगर मैं एल्कली मेटल से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट्स की बात करूंगी, उनकी स्टेबिलिटी के लिए और उनकी हाइड्रेशन एनर्जी या फिर उनकी सॉल्युबिलिटी के लिए मैं कुछ केसेस डिस्कस करूंगी और वही केसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आप इस केसेस को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये केसेस हमने आयनिक बॉन्ड्स में भी करे थे। क्या है केसेस? तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स या फिर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑक्सो एसिड सॉल्ट्स। इसमें बेटा हम कुछ केसेस बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे केस 1।
एक केस मैं बना रही हूँ जिसमें एनायनिक कंपाउंड्स भी लिख दीजिए। एक केस में बनाऊंगी जिसमें ऑन डीकम्पोजिशन आई गेट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। और डीकम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इज फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट डीकम्पोजिशन में कहाँ मिलता है अगर याद करोगे, अगर बेटा मैं अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स लूँ, हेलाइड्स लूँ, हाइड्राइड्स लूँ, नाइट्राइड्स लूँ, जो अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स, नाइट्राइड्स, ये जो होंगे ऑक्साइड्स होंगे, ये डीकम्पोज करने पे मुझे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स देंगे और ये बेसिकली ऑक्सो एसिड सॉल्ट ना होकर आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, मैं कैसे डिस्कस करूंगी इन सब के लिए जो मैं पैरामीटर यूज करूंगी स्टेबिलिटी को जज करने के लिए, याद आ रहा है? हाँ, याद आ रहा है। एंड द पैरामीटर दैट आई यूज हियर इज लैटिस एनर्जी। सेकंड वाले में था। तो लैटिस एनर्जी की बेसिस हम इनकी स्टेबिलिटी जज करते हैं। तो लैटिस एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है बेटा वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी भी कंपाउंड की क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान करोगे मैं बात कर रही हूँ एल्कली मेटल्स की ऑक्साइड्स की, तो सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबीडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। बढ़ रही है तो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं ले रही हूँ लिथियम हेलाइड, सोडियम हेलाइड, पोटेशियम हेलाइड, रुबीडियम हेलाइड, सीजियम हेलाइड, आया ना। सिमिलरली मैं कंसीडर करूँगी लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबीडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, लिथियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। वैसे यही एग्जिस्ट करते हैं और कोई नाइट्राइड एग्जिस्ट भी नहीं करता, मैक्सिमम यही है। तो इन सब में मैंने जैसे बोला विच पैरामीटर आई बी लुकिंग फॉर, आई बी लुकिंग फॉर लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी जैसे नीचे जाते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी, लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी तो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो फॉर दिस कंपाउंड थर्मल स्टेबिलिटी विल गोइंग टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब आप देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया याद करना, अगर आपको केस पता है तो कंपाउंड इज डन। तो मैंने बोला था ना, मैंने जब केमिकल पढ़ाया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, मैंने बोला था आधा इस ब्लॉक तो मैंने यही करा दिया, यही तो है। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, रिड्यूसिंग नेचर वी हैव ऑलरेडी डन। तो सबसे ज़्यादा एस ब्लॉक तो तुम पहले कर चुके हो, उसमें कुछ नया नहीं है ना। तो इसके लिए हम थर्मल स्टेबिलिटी को जब जज करना होता है तो हम अगर ऐसा कैटेगरी लेते हैं जिसमें हमारे डिकम्पोजिशन करने पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बनता है, उस कैटेगरी में हमारे पास आते हैं ऑक्साइड, हेलाइड, हाइड्राइड्स या नाइट्राइड्स, और उनकी स्टेबिलिटी जज की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी और द पैरामीटर। डाउन द ग्रुप जाएंगे, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो ये हो गई मेरी स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब केस 2 में मैं लूंगी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ठीक, तो केस 2 बना लेते हैं यहाँ पे। केस 2 होता है ऑन डीकम्पोजिशन डज नॉट गिव कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ऑन डीकम्पोजिशन डज नॉट गिव कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसमें कौन आते हैं बेटा, जैसे सपोज मैं मेटल कार्बोनेट ले रही हूँ, लेट्स से मैंने लिथियम कार्बोनेट लिया बेटा, वो डीकम्पोज करके देगा मुझे लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है ना। तो जब आप कोई भी मेटल कार्बोनेट्स लेते हो तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स नहीं देते। सिमिलरली नाइट्रेट्स लेते हो तो वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल लिथियम नाइट्रेट अगर मैं लेती हूँ, Li2CO3 होगा ना, सॉरी Li2CO3, मैंने लिथियम नाइट्रेट लिया, उसे डीकम्पोज करा तो मुझे देगा लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। सिमिलरली अगर मैंने सोडियम नाइट्रेट लिया, ध्यान से देखना, वो डीकम्पोज करके देगा मुझे सोडियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन गैस। सिमिलरली अगर मैंने पोटेशियम नाइट्रेट लिया, वो भी डीकम्पोज करके मुझे देगा पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन गैस। रिएक्शन पता नहीं चाहिए। हाँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला। कार्बोनेट्स को डीकम्पोज कर रही हूँ, ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ये बात तो क्लियर हो गई। सोडियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करोगे, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। किसी भी कार्बोनेट को डीकम्पोज करेंगे, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ये बात क्लियर है। और यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि इनके कार्बोनेट्स डीकम्पोज करके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स नहीं दे रहे, सो दे फॉल इन द ग्रुप 2 एंड दे आर ऑक्सो एसिड सॉल्ट्स, ये बात भी क्लियर है। इन नाइट्रेट्स पर आती हूँ मैं।
नाइट्रेट्स को भी किसी भी तरीके कोई भी नाइट्रेट ले रहे हो, चाहे पोटेशियम, चाहे लिथियम का नाइट्रेट, चाहे सोडियम का नाइट्रेट, वो डिकम्पोज करके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट तो नहीं दे रहा ना। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या? मतलब लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग कहाँ दे रहा है? अच्छा ठीक है। हमें अलग अलग नहीं मिल रहा ना। ऑक्साइड को तोड़ेगा तो लिथियम प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हैलाइड को तोड़ेगा तो लिथियम और हैलोजन अलग हो जाएगा। जो इससे वो मिलकर बना है वही चीज़ मुझे मिल जाए तोड़ने के बाद, तो वो नहीं मिल रही। मुझे कार्बन नहीं मिल रहा अलग से, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, नाइट्रोजन नहीं मिल रहा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है ना। तो आई एम नॉट गेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे, दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग इन केस 2। एंड नाइट्रेट्स तो मैंने बताया, जैसे नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सो एसिड है तो उसका सॉल्ट है, तो मतलब ऑक्सो एसिड्स हो गए। और एक जो इंपॉर्टेंट बात तुम देख पा रहे हो यहाँ से कि लिथियम नाइट्रेट डिफरेंट तरीके से टूटता है, सोडियम, पोटेशियम एंड रेस्ट नाइट्रेट डिफरेंट तरीके से टूटते हैं। इसको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एवरी एलिमेंट जो भी किसी भी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा बाकी एलिमेंट से डिफरेंटली बिहेव करता है। तो हम अभी इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे क्यों डिफरेंटली बिहेव करता है, उसका कारण क्या होता है। पर उसका कारण यही है, लिथियम नाइट्रेट का डिफरेंटली टूटना is giving me the simple thing कि lithium is behaving differently from the rest of the elements। और ऐसा इस ग्रुप में नहीं, हर ग्रुप में होगा। हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बाकी एलिमेंट से डिफरेंटली बिहेव करेगा। ये एक उसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि लिथियम नाइट्रेट, जैसे मैं बोलूँ इस चीज़ का एक एग्जाम्पल दो कि लिथियम डिफरेंटली बिहेव करता है, तो उसका एग्जाम्पल ये है कि लिथियम नाइट्रेट टूटकर मुझे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है विच इज़ अ ब्राउन कलर गैस, जबकि सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट टूटकर मुझे ऑक्सीजन देता है विच इज़ कलरलेस। डिड यू गेट द पॉइंट? तो ये चीज़ है। अब एनीवेज मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रही, मैं डिस्कशन कर रही हूँ कि इनके कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को मैं कैसे जज करूँगी। तो केस 2 में स्टेबिलिटी को जज करने के लिए आपके पास जो पैरामीटर होता है वो आपके पास क्या होता है, फजान्स रूल। सो केस 2 के लिए आप जो पैरामीटर यूज करेंगे वो होगा फजान्स रूल। फजान्स रूल आपको ये कहता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी बेटा कम होती जाएगी, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब आयनिक कंपाउंड कम हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं बेटा लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबीडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट में जाऊं, लिथियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबीडियम नाइट्रेट में जाऊं, सीजियम नाइट्रेट में जाऊं, मैं इनफैक्ट सल्फेट्स भी ले लूं, लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबीडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट। अब देख रहे हैं मैं सारे ऑक्सो एसिड से सॉल्ट लिख सकती हूँ, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, परक्लोरेट्स, पर सारे मतलब बाइकार्बोनेट, सारे ऑक्सो एसिड्स की सॉल्ट आई कैन टेक अप इन द सेकंड कैटेगरी। ठीक है, लिथियम बाइकार्बोनेट ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट ले लिया, रुबीडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, सीजियम बाइकार्बोनेट ले लिया, परक्लोरेट ले लिया, लिथियम। तो अब देखो इससे ना आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको बस एक सबका केस पता है कि सारे के सारे ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट्स कौन से केस में आते हैं, 2 में आते हैं, और सारे के सारे जो ऑक्साइड्स हैलाइड आते हैं वो किस पे आते हैं, केस 1 में आते हैं। केस 1 वाले में लैटिस एनर्जी देखना है, केस 2 वाले में फजान्स रूल देखना है। सारे ऑक्सो एसिड्स एक साथ कवर हो गए, सारे बाकी आयनिक कंपाउंड्स एक साथ कवर हो गए, है ना। एटसेट्रा जो भी मैंने लिया। अब मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ बेटा, केटाइन का साइज बढ़ता है, केटाइन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो डाउन द ग्रुप आप नोटिस करेंगे द स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स एंड ऑक्सो एसिड्स, solubility of alkali metals, oxo acids and ionic compounds, देखिए सोलिबिलिटी के लिए लेट्स से आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है ए बी सॉलिड फॉर्म में, अगर आप उसे पानी में सोलिबलाइज कराना चाहते हैं तो वो A प्लस एक्वस और B नेगेटिव एक्वस में जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाने में सबसे पहले आपको उसे लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा कंपाउंड जो है वो गैसियस फॉर्म में आ जाए और टूट जाए, और
फिर ये जो कंपाउंड होगा जब एक्वस फॉर्म में जाएगा तो एक एनर्जी रिलीज करेगा जिसे हम बोलेंगे क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को सॉल्युबलाइज कराओगे, अच्छा एक चीज़ और, आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होंगे, क्यों? क्योंकि ये आयनिक है ना, मतलब कैटायंस और एनायंस इनमें प्रेजेंट है, और जब इनको आप पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो सॉल्वेशन हो जाएगा जिस वजह से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जिनमें डाइपोल मोमेंट होता है जैसे वाटर। तो अब इसमें आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, लैटिस एनर्जी, और आपका प्रॉफिट क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। इन्वेस्टमेंट हैज टू बी लेस देन प्रॉफिट, मतलब सॉल्युबिलिटी फेवर होगी, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब फिर से सॉल्युबिलिटी फेवर होगी तो भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो अब मुझे बस ये चीज़ देखनी होगी कि मेरी सॉल्युबिलिटी लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगी या हाइड्रेशन एनर्जी पे। तो अगेन जैसे मैंने पहले बोला, आयनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी आप फजान्स रूल से देखोगे या लैटिस एनर्जी से, दैट इज डिटरमाइंड बाय द टू केसेस दैट यू हैव टेकन। सिमिलरली अगर आप किसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, अगैन आप 2 केसेस बनाएंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हम सारे कंपाउंड्स रखेंगे और केस 2 में हम दूसरे कंपाउंड्स रखेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि लैटिस एनर्जी एज अ पैरामीटर लेना है या हाइड्रेशन एनर्जी एज अ पैरामीटर लेना। तो इसके में जो मैं केस 1 बनाऊंगी वो होगा व्हेन रेडियस ऑफ केटायन इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ एनायन, मतलब केटायन काफ़ी छोटा हो एनायन से। तो इस केस में मेरे पास आते हैं एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स, ये सारे के सारे जिसमें केटायन बड़ा है, आप देख रहे हैं पॉली एटॉमिक है ना। तो ये सारे के सारे मेरे किस केस में आते हैं, एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट, सल्फेट्स, परक्लोरेट जो भी होते हैं सारे इस केस में आते हैं। और जो केस 1 है इसमें हम लोग यूज करेंगे बेटा, जिसमें केटायन छोटा है, हाइड्रेशन एनर्जी एज पैरामीटर। मैं क्या यूज करूंगी, हाइड्रेशन एनर्जी एज द पैरामीटर। तो जैसे मैंने डिस्कस करा, हाइड्रेशन एनर्जी अगर बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं एल्कली मेटल्स के सब बना लेती हूँ, लिथियम कार्बोनेट बना लेती हूँ, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबीडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, रुबीडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट, लिथियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबीडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट। ध्यान से सुनते चलना, लिथियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबीडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट एक्सेट्रा ETC लिख रही हूँ, सारे इस केस में रख लिए। तो अब क्या होता है, मैंने हाइड्रेशन एनर्जी एज अ पैरामीटर देखनी है। हाइड्रेशन एनर्जी भी साइज पे डिपेंडेंट रहती है, छोटा साइज होगा हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इन सारे केसेस में सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप लाइक दिस। आपने हाइड्रेशन एनर्जी का क्या बताया? हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाओगे तो डिक्रीज होगी क्योंकि साइज बढ़ेगा। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हुई तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई। बात क्लियर है? दिस इज नॉट हैपनिंग हेयर इन दीज 2 केसेस जो मैंने ऊपर लिखे हैं, इसलिए मैंने इनको स्टार बना दिया। हालांकि ये 2 केसेस केस 1 के ही पार्ट हैं कि कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स केस 1 में ही है कि केटाइन का साइज छोटा होगा एनायन से, लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं करते। इनके केस में स्पेशली यही एक एक्सेप्शन है जिसे आप याद रखेंगे। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम नोटिस करते हैं हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, स्पेशली ये सिर्फ एल्कली मेटल, नॉट इन अल्कलाइन अर्थ, ओनली इन एल्कली मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में होता है। ऐसा इसलिए होता है, लेट्स से एक बाइकार्बोनेट का मैंने कंपाउंड बनाया तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, H होता है OH, दिस इज अ बाइकार्बोनेट। ऐसे एक और मैंने बाइकार्बोनेट बनाया तो आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बाइकार्बोनेट में। तो एल्कली मेटल्स का जैसे हम डिस्कस करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज होता है, ठीक है। और जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो वो एक वॉइड क्रिएट करते हैं जिसके अंदर एल्कली मेटल जाके मेरा बैठता है।
क्या क्रिएट करते हैं? वॉइड स्पेस जिसके अंदर एल्कली मेटल जाके मेरा बैठता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का जो क्रिस्टल होगा उसमें बहुत सारे बाइकार्बोनेट्स आयन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठे होंगे, बहुत सारी वैकेंसी होगी, उसके अंदर सोडियम आयन बैठे होंगे। अब बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो ऐसे भी बना सकता है डाइमर की फॉर्म में, या फिर लॉन्ग चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकता है, लाइक दिस। यहाँ O, ये OH इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है इसके O के साथ, कैसे भी हो सकता है, मतलब इंटर ही होगी, चाहे ऐसे या लॉन्ग चेन। तो वॉइड तो हर केस में बनेंगे ना। अब ये चाहे मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सोडियम कार्बोनेट में ऐसी होनी है, पोटेशियम में ऐसी होनी है। हर कार्बोनेट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वॉइड्स क्रिएट होंगे, ये बात पक्की है। उन वॉइड्स के अंदर कौन बैठेगा? एल्कली मेटल। अब होता क्या है, जब एल्कली मेटल का साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, एल्कली मेटल का साइज बढ़ रहा है, तो वो साइज इतना बढ़ जाता है कि वो वॉइड के साइज से बड़ा हो जाता है। तो एल्कली मेटल जब इस वॉइड में घुसता है तो वो फोर्स करता है इन दोनों को दूर होने से। तो ये दोनों पीछे होंगे, जब पीछे होंगे तो इनके बीच की अट्रैक्शन टूटेगी, और सॉल्युबलाइजेशन कराने के लिए अट्रैक्शन तो तोड़नी ही है ना, तो ईजी हो जाएगा। हैंस सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो स्पेशली इन केस ऑफ alkali metals and alkaline earth metals, solubility increases down the group even though they belong to the case 1, and that does not happen because of any other reason. It's just simple कि alkali metals have larger size which actually settles down in the void created by the hydrogen bonding in the bicarbonate structure, and as the size of the alkali metal increases, they pull the bicarbonates ion or carbonates ion away from each other, and hence their solubility increases. तो अब एक दिमाग में सवाल आएगा कि मैम ये एल्कली मेटल में क्यों, अल्कलाइन अर्थ में क्यों नहीं? क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज एल्कली मेटल से छोटा है, वो राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। तो इवन बड़ा सा बड़ा एल्कली मेटल वॉइड के अंदर, अल्कलाइन अर्थ मेटल वॉइड के अंदर बैठ पाता है और बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन कह लो एक तरीके से, या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को खराब नहीं करता। एल्कली मेटल बीइंग लार्जेस्ट इन द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट द नोबल गैसेज क्रिएट दिस डिस्टॉर्शन, इसलिए एल्कली मेटल में होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल में ये नहीं। इसकी बात नहीं करती, आई डोंट टॉक अबाउट दिस लिथियम बाइकार्बोनेट, मैं इसकी बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूशन फेज में होता है। जब सोल्यूशन ही होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या बताओगे, तो है ही लिक्विड, तो इसलिए इसकी बात नहीं करती। बाकी रीजन सबको सेम है, बस बाइकार्बोनेट्स में मैं लिथियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी की बात ही नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, वो है ही लिक्विड, उसको क्या सॉल्युबलाइज करोगे, वो है ही लिक्विड, तो इसलिए उसको लिखो ही मत, बेस्ट है। बाकी नहीं है, सिर्फ लिथियम for alkali metal carbonates and bicarbonates solubility increases down the group। अब फास्ट लिखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। For alkali metal carbonates and bicarbonates solubility increases down the group, increases down the group because alkali metal have the largest size in the periodic table. Alkali metal have the largest size in the periodic table, and also in the crystal structure of carbonate and bicarbonates. In the crystal structure of carbonates and bicarbonates, hydrogen bonding interactions exist. Hydrogen bonding interaction exist which creates voids. Which create voids. Full stop. As we move down the group in alkali metals, size increases. As we move down the group of alkali metals, size increases, which breaks the hydrogen bonding interaction of hydrogen bonding interactions, hence increases solubility. Breaks the hydrogen bonding interaction, hence increases solubility. Is that clear? ठीक है रुद्र? Fine. Okay. Let's talk about case 2 here. मैम जो रिएक्शंस वगैरह हैं वो पी ब्लॉक में, वो पी ब्लॉक में ना काफी सारे रिएक्शन। ये काफ़ी नहीं है बेटे, 108 रिएक्शन है क्लास 12th के पी ब्लॉक में। अरे मतलब हमारे स्कूल वालों के हिसाब से
केमिस्ट्री में तो कितनी होती होंगी? ज़्यादा नहीं। When radius of cation is approximately radius of anion, इसमें मैं सिर्फ दो ही केसेस लेती हूँ, वन फ्लोराइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो अल्कली मेटल्स के फ्लोराइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इस केस में आते हैं। तो इस केस में जो पैरामीटर यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बेटा लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है कि लैटिस एनर्जी अगर कम होगी तो सॉलिबिलिटी बेटा हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर मैं शुरुआत करूं अपने इससे लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, फिर मैंने लिखा लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये ले लिया अल्कली मेटल्स के। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे बेटा, साइज बढ़ता जाएगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी तो सॉलिबिलिटी बढ़ जानी चाहिए। तो ऐसा रीजन पूछा जाता है व्हाई लिथियम फ्लोराइड इज लेस सॉल्युबल, या लीस्ट सॉल्युबिलिटी इसकी क्यों होती है। तो इसका रीजन क्या होगा, लिथियम फ्लोराइड इज लीस्ट सॉल्युबल बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होगी ना। देखिए सोचिए मेरी बात, आप इसमें हाइड्रेशन एनर्जी आंसर में दे ही नहीं सकते। पहली बात क्योंकि लिथियम फ्लोराइड केस 2 का पार्ट है। दूसरी बात लिथियम का साइज छोटा होने के कारण हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, पर इसकी सॉल्युबिलिटी कम है क्योंकि उसका रीज़न हाइड्रेशन नहीं है, उसका रीज़न क्या है, लैटिस एनर्जी। एम आई क्लियर टिल नाउ, कोई डाउट? ठीक है, अब आते हैं बेटा, ये तो अल्कली मेटल्स के जैसे फ्लोराइड्स हो गए, ऐसे अल्कली मेटल्स के क्लोराइड्स भी होते हैं, ब्रोमाइड्स भी होता है, आयोडाइड्स भी होते हैं। तो अगर मैं खाली अल्कली मेटल्स के फ्लोराइड्स लूं, अल्कली मेटल्स के क्लोराइड्स लूं, अल्कली मेटल्स के ब्रोमाइड्स लूं, और सिमिलरली केस 2 का पार्ट है ना, नहीं ये ऐसे एक्स्ट्रा है, और आयोडाइड्स लूं, तो इन सब में मैं अगर सॉल्युबिलिटी की बात करूंगी तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही तो चीजें बढ़ रही हैं। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो, एनाइन का साइज बढ़ रहा है, एनाइन का साइज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो फ्लोराइड्स आर ऑलवेज मोर सॉल्युबल देन क्लोराइड्स, देन ब्रोमाइड्स एंड देन आयोडाइड्स। आयोडाइड्स आर ऑलवेज लेस सॉल्युबल कंपेयर टू फ्लोराइड्स। मतलब इन द केस आई एम सेइंग कि अगर मैं लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड लूँ तो सबसे लीस्ट सॉल्युबल लिथियम आयोडाइड होगा। इस केस में तुम लिथियम को थोड़ी देखोगे, वो तो कॉमन है। आप किसको देखोगे, एनाइन को देखोगे। डाउन द ग्रुप जाते रहोगे, एनाइन का साइज बढ़ता जाएगा, एनाइन की हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम, सॉल्युबिलिटी कम कम, तो सॉल्युबिलिटी इन के हिसाब से देखी जाए तो कम होती जाएगी, समझ रहे हैं। तो एल्कली मेटल फ्लोराइड्स ऑलवेज मोर सॉल्युबल होंगे क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड के कंपैरिजन में। तो अगर सपोज इन जनरल ये क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द रीजन फॉर द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड। मैम इसका हमने इसमें पैरामीटर कौन सा यूज किया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रेशन एनर्जी। ये केस 2 का और केस 1 का पार्ट नहीं, इन जनरल बता रही हूँ कि डाउन द ग्रुप जाओगे, एनाइन का साइज बढ़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इस फ्लोराइड्स में तो हम लैटिस एनर्जी ले रहे हैं, इसमें लेकिन इस फ्लोराइड्स में मैं सिर्फ फ्लोराइड्स को कंपेयर कर रही हूँ, और इस फ्लोराइड में मैं फ्लोराइड को क्लोराइड से कंपेयर कर रही हूँ। फैक्ट चीज डिफरेंट होगी ना। इस केस में आप एनाइन को फिक्स रख रहे हो, केटाइन को चेंज कर रहे हो। इस केस में मैं एनाइन को चेंज कर रही हूँ, केटाइन को फिक्स रख रही हूँ। तो वो केस 1 और केस 2 का पार्ट नहीं है, वो सिंपल हाइड्रेशन एनर्जी, नॉर्मल, जस्ट लाइक दैट, है ना। अच्छा, अब लो सॉल्युबिलिटी सीजियम आयोडाइड की क्या रीजन होगा, सीजियम आयोडाइड की लो सॉल्युबिलिटी का। इसकी लो सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा एक ही कारण होने वाला है, वो है लो हाइड्रेशन एनर्जी, और कोई सूट ही नहीं कर सकता। पूछे क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी तो लो ही होगी, क्योंकि साइज बड़ा है, तो लैटिस लो तो सॉल्युबिलिटी को फेवर करेगा ना। पर इसका तो हम कह रहे सॉल्युबिलिटी लो है, तो सॉल्युबिलिटी लो का कारण क्या होगा, हाइड्रेशन लो, क्योंकि केटाइन का साइज भी बड़ा है, एनाइन का साइज भी बड़ा, समझ रहे। तो अगर आपसे 2 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आप लोगों को आता है ये पूछ लिया जाए लिथियम फ्लोराइड इवन इफ इट हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी इट इज लीस्ट सॉल्युबल बिकॉज ऑफ हाई लैटिस।
Cesium iodide, even if it has low lattice, it is least soluble because of low hydration. Right? तेरा recall ही हो जाएगा. Thermal stability of ionic compounds of alkali earth metals plus oxo acids salts. Oxo acid salts. तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी में हम दो पैरामीटर लेते थे. हम सबसे पहले केस 1 लेते थे, विच ऑन डिकम्पोजिशन गिव कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. नहीं, इसमें तो ऑक्साइड वो लेते हैं, ऑक्साइड नाइट्राइड. हाँ, तो वो ये तो था, विच ऑन डिकम्पोजिशन गिव कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये था. तो इसमें हम लोग लेते थे एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स, हेलाइड्स, ये लेते थे. यहीं पे सेम चीज लेंगे, वी विल बी इंक्लूडिंग एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स, हेलाइड्स, नाइट्राइड्स, सेम चीज होगी. और द पैरामीटर जो हम लोग यूज करते थे बेटा वो कौन सा होता था? लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. तो इसका मतलब बेरिलियम हेलाइड BeX2, MgX2, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. सिमिलरली बेरिलियम नाइट्राइड, तो सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम का ही होता है, तो सिर्फ यही ऑक्साइड्स, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड. तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, कैटाइनिक साइज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी कम होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये डिस्कस किया था हमने सेम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में. सिमिलरली केस 2 में जो हम लोग डिस्कस करते थे वो आता था विच ऑन डिकम्पोजिशन डज नॉट गिव कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एंड दैट इंक्लूड्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स एटसेट्रा सारे. तो इसमें हम लोग जो रूल यूज करते हैं वो कौन सा होता था? फजान्स रूल, जो मुझे कहता है कि कोवेलेंसी अगर बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड ज़्यादा ही स्टेबल होते हैं कोवेलेंस से. तो अगर मैं लेके चलूँ अपना बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट. सिमिलरली लेके चलूँ बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, कैल्शियम लिखना भूल गई, कैल्शियम भी इंक्लूड कर लेना बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट एटसेट्रा एटसेट्रा सारे ले रहे हैं, बेरियम नाइट्रेट एटसेट्रा लिख दिया मैंने. ठीक है, डाउन द ग्रुप जा रहा है, कैटाइनिक साइज बढ़ रहा है. कैटाइनिक साइज बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी. तो स्टेबिलिटी इन सबकी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये बात क्लियर हुई? तो इसीलिए बेरिलियम नाइट्राइड जो है बेटा बहुत आसानी से डिकम्पोज होता है, वेरी इजिली डिकम्पोजेस टू गिव मी बेरिलियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. हालांकि नाइट्रेट्स तो सारे ही आसानी से डिकम्पोज होते हैं, लेकिन बहुत आसानी से ये डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि काफ़ी अनस्टेबल रहेगा, है ना. अगर आप कोई नाइट्रेट ले लेते हैं, चाहे बेरिलियम ले, चाहे मैग्नीशियम ले, चाहे कैल्शियम ले, चाहे स्ट्रोंशियम ले, चाहे बेरियम ले आप कोई भी, डिकम्पोज करके वो देगा वही ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, बट ईज ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगा. ये इजीली डिकम्पोज होगा, ये थोड़ा डिफिकल्टी से होगा, इजीली हो जाएगा ये डिकम्पोज क्योंकि ये थर्मली अनस्टेबल है. बात क्लियर हुई? तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आप एल्कली मेटल से कंपेयर करेंगे तो एल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता था, बाकी सब नाइट्राइट्स और ऑक्सीजन देते थे, जबकि इसमें सारे के सारे नाइट्राइट्स डिकम्पोज करके जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही देता है. ठीक, चलिए सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड ऑक्सो एसिड सॉल्ट्स. इसमें भी हम लोग केसेस बनाते हैं बेटा. केस 1 हम लोग कौन लेते हैं? रेडियस ऑफ केटाइन इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ एनायन, जिसमें हम लेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स,
परक्लोरेट्स, क्लोरेट्स एटसेट्रा, हम सारे इस केस में लेते हैं, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इसे कल की क्लास में रिवाइज करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में करा था, उसमें हमने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल में एक्सेप्शन बोला था, पर यहाँ नहीं है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये इसी में काउंट होगा रेडियस ऑफ कैटायन लेस देन रेडियस ऑफ एनायन, और जो पैरामीटर यूज है वो भी यही रहेगा। पैरामीटर हेंस जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा कौन सा, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। तो अगर मैं बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरिलियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट, बेरियम बाइकार्बोनेट एटसेट्रा। मैंने एटसेट्रा लगा दिया। हमें क्या देखना बेटा, लैटिस है, हाइड्रेशन एनर्जी इज द पैरामीटर। नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बात क्लियर। और केस 2 में जो हम लेते हैं वो ये लेते हैं रेडियस ऑफ केटाइन स्पेशली इक्वल टू रेडियस ऑफ एनायन, जिसमें सिर्फ मैं फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड्स ही लेती हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी। तो हम जो पैरामीटर यूज करते हैं यहाँ पे वो क्या हो जाता है हमारा बेटा, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो अगर हमारे पास बेरिलियम फ्लोराइड है BeF2, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, बढ़ेगी। तो हेयर द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज ऑन द ग्रुप। बात समझ आई। अब बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कमेंट ऑन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड अल्कली मेटल्स। क्या बताओगे, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप या डिक्रीज करेगा? तो हाइड्रोक्साइड तो मैम मैंने तो कहीं कराया नहीं, मैंने कराया है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें केसेस लिखवाए। सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी सवाल आए, अब चलो थर्मल स्टेबिलिटी में, इससे जस्ट पहले वाला केस, उस पर हमने 2 केस माने थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट टूटता है या नहीं टूटता। आप सोच के देख लो, अगर आप कोई भी हाइड्रोक्साइड बनाते हो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तोड़ोगे तो हाइड्रोजन गैस अलग थोड़ी मिलेगी, ऑक्सीजन गैस अलग थोड़ी मिलेगी, बेरिलियम अलग थोड़ी मिलेगा। हाइड्रोक्साइड को तोड़ेंगे तो ऑक्साइड मिलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में तो नहीं टूटेगा। इसका मतलब कौन से केस से बिलोंग कर रहा है, केस 2, थर्मल स्टेबिलिटी का केस 2। केस 2 में हम लोग क्या देखते थे, विचेरेंट फजांस रूल। तो यही ये यहाँ पे भी ये देखेंगे, क्या दिक्कत। तो अब ऐसा जरूरत तो नहीं कि हर एनाइन में लिखवाऊंगी, तो बहुत सारे एनाइन तो एक्सट्रेक्ट्रा लिखा देते हैं ना, तो उसके अंदर आ गए। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तोड़ने पे वो कौन से केस में बिलोंग कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट देगा या नहीं देगा। तो अप्रोक्सीमेटली उसी बेसिस पे आप केसेस डिसाइड करिए, पैरामीटर डिसाइड करिए, दुनिया जान के जितने भी ऑक्सो एसिड्स, ऑक्साइड, हाइड्रो सब उसके अंदर आ गया। एक्सेप्शन तुम्हें कराई रही है, तो अब कुछ भी होगा बस तुम्हें केस पता होना चाहिए, केस 1 है, केस 2, काम खत्म। अब कौन अलग अलग हाइड्रोक्साइड पर आता रहेगा, सल्फाइड पर आता रहेगा, कितने सारी चीज। अब सोचो सल्फाइड पूछ लेती, बेरिलियम सल्फाइड, तो टूट कर बेरिलियम और सल्फर ही तो देगा, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट केस 1। समझ के बात को। तो अब यहाँ पे जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी स्ट्रोंशियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करी, एज वी सेड दे बिलोंग्स टू केस 2। केस 2 में फजांस रूल देखा जाता है। डाउन द ग्रुप जाएंगे, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे अनस्टेबल, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्टेबल। सिमिलरली एल्कली मेटल्स में भी लिख लो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, दे विल आल्सो बिलोंग्स टू केस 2, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो अब आप ये है कि अगर आपको केस पता है ना, तो आपको सब पता है।
बात समझ आई? तो दिस इज ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग जो है छोटा सा टॉपिक करेंगे जो हमने कल किया था, लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर, वैसे बेरिलियम का एनॉमलस बिहेवियर, एंड देन अ लिटिल बिट ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, एंड द टॉपिक इज ओवर। ठीक, तो लिख लेते हैं।